अमीरों की दुनिया जहां शब्द नहीं पैसा बोलता था और जहां अदिति शर्मा जैसी लड़कियां अदृश्य थीं। उस करोड़पति ने उसे अपमानित करने के लिए सिर्फ जर्मन में ऑर्डर दिया। वेट्रेस चुपचाप मुस्कुराई। उसे यह नहीं पता था कि वह 7 भाषाएं बोलती थी और उनमें से एक उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। स्वर्ण तारा रेस्टोरेंट अपनी भव्यता में चमक रहा था। क्रिस्टल के झूमर छत से कृत्रिम नक्षत्रों की तरह लटक रहे थे, जो रेशमी सफेद मेजपोश और चमचमाते चांदी के बर्तनों पर अपनी रोशनी बिखेर रहे थे। यह ऐसी जगह थी जहां शक्तिशाली लोग अपनी शक्ति का जश्न मनाने आते थे, जहां पैसा शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता था और जहां अदिति शर्मा जैसी लड़कियां अदृश्य थीं। अदिति अपने दाहिने हाथ पर संतुलन बनाए ट्रे लेकर मेजों के बीच चल रही थी। वह महीनों से वहां काम कर रही थी, हमेशा उसी दिनचर्या के साथ। जल्दी आना, सफाई करना, सेवा करना, मुस्कुराना और थके हुए पैरों और अक्षुण्ण स्वाभिमान के साथ घर लौटना, क्योंकि यही एकमात्र चीज थी जो उससे कोई छीन नहीं सकता था, उसका स्वाभिमान। उस रात रेस्टोरेंट खास तौर पर भरा हुआ था। उद्योगपति, राजनेता, स्थानीय हस्तियां सभी हंस रहे थे, जश्न मना रहे थे। जो लोग उन्हें सेवा दे रहे थे उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे, मानो वे एप्रन पहने भूत हों। अदिति रसोई के पास एक पल के लिए रुकी, गहरी सांस ली। शेफ अशोक परालकर ने अपनी जगह से उसे देखा, उसके चेहरे पर कुछ महसूस किया। क्या तुम ठीक हो बेटी? उसने अपनी भारी आवाज में पूछा, जो हमेशा एक आलिंगन की तरह लगती थी। हाँ शेफ, बस एक लंबी रात है। जब तुम ऐसे लोगों के लिए काम करती हो जो सोचते हैं कि पैसा उन्हें तुमसे बेहतर बनाता है, तो हर रात लंबी लगती है। अशोक ने अपने एप्रन पर हाथ पोंछे। लेकिन याद रखो, मैं हमेशा क्या कहता हूं, गरिमा अनमोल होती है और तुम्हारे एक उंगली में उन सब के बटुए से ज्यादा गरिमा है। अदिति हल्की सी मुस्कुराई। अशोक उन कुछ लोगों में से था जो उसे उस जगह पर एक इंसान की तरह मानते थे। बाकी कुछ सहकर्मियों सहित उसे शांत लड़की मानते थे, जो कभी शिकायत नहीं करती थी, जो मामूली टिप्स और तिरस्कार भरी नजरें बिना कुछ कहे स्वीकार कर लेती थी। जो कोई नहीं जानता था कि वह क्यों चुप रहती थी, जो कोई नहीं सोच सकता था कि उन गहरी आंखों के पीछे वह क्या छिपाती थी, जो हर चीज को इतनी तीव्रता से देखती थी कि कुछ ही लोग इसे नोटिस कर पाते थे। मुख्य दरवाजा उस खास आवाज के साथ खुला जिसने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन की घोषणा की। अदिति सहज रूप से मुड़ी और 2 आदमियों को अंदर आते देखा। पहला एक बूढ़ा व्यक्ति था, सफेद बालों को करीने से पीछे की ओर कंघी किया हुआ था। सूट शायद अदिति की साल भर की तनख्वाह से ज्यादा का था। वह उस स्वाभाविक अहंकार के साथ चल रहा था जो उन लोगों में होता है जिन्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ी। दूसरा छोटा था, शायद 30 के दशक के अंत में, उस वारिस की हवा के साथ जो जानता था कि दुनिया जन्म सिद्ध अधिकार से उसी की है। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे, जबकि रेस्टोरेंट का मैनेजर लगभग उनकी ओर दौड़ पड़ा। श्रीमान सिंघानिया, आज रात आपको हमारे साथ पाकर कितना सम्मान महसूस हो रहा है। आपकी पसंदीदा मेज तैयार है। राघव सिंघानिया। अदिति ने यह नाम कई बार सुना था। वह पूरे क्षेत्र में लग्जरी रेस्टोरेंट की एक श्रृंखला का मालिक था, रियल एस्टेट में निवेशक था और अफवाहों के अनुसार एक ऐसा आदमी जो उन लोगों को अपमानित करने का आनंद लेता था जिन्हें वह नीचा मानता था, जो उसके मानदंड के अनुसार मूल रूप से पूरी दुनिया थी। शालिनी, मैनेजर तनाव भरे भाव के साथ अदिति के पास आई। मुझे चाहिए कि तुम मेज साथ संभालो। वे सिंघानिया हैं। मेज साथ? लेकिन वह तो हमेशा मार्कस संभालता है। मार्कस व्यस्त है और वे अभी आए हैं। अभी जाओ। अदिति ने अपने पेट में एक गांठ महसूस की, लेकिन बिना विरोध किए सिर हिला दिया। यह उसका काम था और उसे इस काम की जरूरत उस रेस्टोरेंट में किसी और की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। वह उस मेज के पास पहुंची जहां दोनों आदमी पहले से बैठे थे, अभी भी किसी निजी मजाक पर हंस रहे थे। जब अदिति पहुंची तो उन दोनों में से किसी ने उसे देखा तक नहीं, मानो वह फर्नीचर का हिस्सा हो। शुभ संध्या सज्जनों, स्वर्ण तारा में आपका स्वागत है। मेरा नाम अदिति है और मैं आज रात आपकी वेट्रेस रहूंगी। क्या मैं आपको कुछ पीने के लिए दे सकती हूं? राघव ने आखिरकार ऊपर देखा, लेकिन उसकी आंखों में नहीं। उसने उसे ऊपर से नीचे तक उसी नजर से देखा जिसे अदिति अच्छी तरह जानती थी। वह नजर जो मूल्यांकन करती थी, जो न्याय करती थी, जो सेकंडों में खारिज कर देती थी। देखो रोहन, उसने छोटे आदमी, उसके बेटे अदिति को याद आया। कितना अच्छा है कि उन्होंने हमें सबसे खूबसूरत भेजा है। रोहन हंस पड़ा। हालांकि शायद इसे मेनू पढ़ना भी नहीं आता होगा, है ना पिताजी? दोनों हंसे। अदिति
उसे अपनी पेशेवर मुस्कान बनाए रखी, हालांकि अंदर से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी छाती में सुई चुभो रहा हो। उसने इस तरह की टिप्पणियों को सहना सीख लिया था। उसने सीख लिया था कि जवाब देने से केवल बातें और खराब होती हैं। आप क्या पीना चाहेंगे? उसने शांत आवाज में दोहराया। राघव ने मेनू लिया और उसे दिखावटी ध्यान से पढ़ने का नाटक किया। फिर उसने अपने बेटे की ओर एक मुस्कान के साथ देखा जो कुछ भी अच्छा नहीं दर्शाती थी। जानते हो रोहन, मुझे बहुत समय हो गया है मजाक किए हुए। यह लड़की ऐसी लगती है जिसने अभी अभी अपनी सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। मैं शर्त लगाता हूं कि इसे यहां से सर और टिप के लिए धन्यवाद से ज्यादा कुछ नहीं आता। पिताजी, क्रूर मत बनो, रोहन ने झूठी सहानुभूति के साथ कहा। यह निश्चित रूप से गिनना जानती होगी, वरना यह उन टिप्स की गणना कैसे करेगी जो हम इसे कभी नहीं देते। ज्यादा हंसी। अदिति ने अपनी पेन इतनी जोर से पकड़ी कि उसकी मुट्ठी सफेद पड़ गई, लेकिन उसका चेहरा बेपरवाह रहा। और तभी राघव ने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। वह उस शिकारी मुस्कान के साथ आगे झुका जिसका इस्तेमाल वह करोड़ों की बातचीत में करता था, और जर्मन में बोलना शुरू कर दिया। कोई भी जर्मन नहीं, औपचारिक, तकनीकी, जानबूझकर जटिल जर्मन। Ich möchte eine Flasche von eurem teuersten Wein bestellen, aber ich bezweifle, dass dieses arme Mädchen überhaupt versteht, was ich sage. Wahrscheinlich denkt sie, ich spreche Chinesisch. मैं तुम्हारी सबसे महंगी शराब की एक बोतल ऑर्डर करना चाहता हूं, लेकिन मुझे संदेह है कि यह बेचारी लड़की समझेगी भी कि मैं क्या कह रहा हूं। शायद वह सोचती है कि मैं चीनी बोल रहा हूं। अदिति ने हर शब्द, हर तिरस्कारपूर्ण नुआंस को साफ साफ सुना। उसने कहा था कि वह सबसे महंगी शराब की एक बोतल चाहता था, लेकिन उसे संदेह था कि यह बेचारी लड़की समझेगी भी कि वह क्या कह रहा था। शायद वह सोचता था कि वह चीनी बोल रहा था। रोहन ठहाका लगाकर हंसा, मेज पर हथेली से मारते हुए। पिताजी, आप भयानक हैं। इसका चेहरा देखो, इसे बिल्कुल भी नहीं पता कि आपने क्या कहा। निश्चित रूप से नहीं। राघव अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। खुद से साफ तौर पर खुश था। ये लोग मुश्किल से हिंदी जानते हैं। जर्मन, कृपया, उसके लिए आपको एक वास्तविक शिक्षा की आवश्यकता होगी जो स्पष्ट रूप से इसे कभी नहीं मिली। अदिति हिल नहीं रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन शर्म से नहीं। यह कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे उसने वर्षों के अभ्यास से नियंत्रित करना सीख लिया था, क्योंकि अदिति ने हर शब्द विदेशी भाषा के भेस में हर अपमान को समझा था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, अभी तक नहीं। देखो, राघव ने उसकी ओर इशारा किया, मानो वह अध्ययन का एक नमूना हो। यह पलक भी नहीं झपक रही है। शायद यह सोच रही है कि जब यह अपने छोटे से मिजरेबल घर पहुंचेगी तो कौन सा टीवी सीरियल देखेगी। अदिति ने गहरी सांस ली। उसकी दादी माँ के शब्द उसके मन में अतीत की गूंज की तरह गूंज उठे। सच्ची शक्ति यह दिखाने में नहीं है कि तुम क्या जानते हो, बल्कि यह जानने में है कि कब दिखाना है। दादी माँ, उसकी दादी, वह महिला जिसने उसे वह सब सिखाया जो वह जानती थी, वह महिला जिसने दशकों तक दूतावासों के लिए अनुवादक के रूप में काम किया था, लेकिन जिसे कभी आधिकारिक मान्यता नहीं मिली क्योंकि उसके पास विश्वविद्यालय की डिग्रियां नहीं थीं। वह महिला जो 9 भाषाएं धारा प्रवाह बोलती थी और जिसने बचपन से ही अदिति को यह उपहार दिया था, 7 भाषाएं। अदिति 7 भाषाएं धारा प्रवाह बोलती थी। जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली, इतालवी, मंदारिन और निश्चित रूप से हिंदी। हर एक अपनी दादी की रसोई में सीखी हुई, देर रात रिकॉर्डिंग सुनते हुए, अपनी दादी के खजाने की तरह संजोए हुए पुरानी किताबों से। लेकिन कोई नहीं जानता था, क्योंकि अदिति ने सीख लिया था कि ऐसी दुनिया में जो दिखावे से न्याय करती थी, अपने पत्ते बहुत जल्दी खोलना एक घातक गलती थी। ठीक है, राघव ने ऊबे हुए भाव के साथ हिंदी में बात बदली। चूंकि यह स्पष्ट है कि तुम्हें कुछ भी उपयोगी समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें सरल भाषा में बताता हूं। हमें शेतो मार्गो 2005 की एक बोतल लाओ और वह सही तापमान पर हो। अगर यहाँ के लोगों को यह भी पता हो कि इसका क्या मतलब है। निश्चित रूप से सर, मैं तुरंत वापस आती हूँ। अदिति नपे तुले कदमों से पीछे हटी। उसका दिमाग अभी अभी हुए पूरे घटनाक्रम को संसाधित कर रहा था। यह पहली बार नहीं था जब उसे अपमानित किया गया था, यह आखिरी भी नहीं होगा। लेकिन उस आदमी की जानबूझकर की गई क्रूरता में, उसकी यह महसूस करने की जरूरत में कि वह उस भाषा का उपयोग करके श्रेष्ठ था जिसे वह सोचता था कि वह नहीं समझती, उसके अंदर कुछ भड़क उठा। रसोई में अशोक चिंतित भाव के साथ उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हारे लौटने पर मैंने तुम्हारा चेहरा देखा। उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ ऐसा नहीं जो मैंने पहले कभी न सुना हो। अदिति, तुम्हें यह सब सहना नहीं पड़ेगा। और भी नौकरियां हैं। कोई और नौकरी नहीं है जो मेरी दादी की दवाओं के लिए पर्याप्त भुगतान करे शेफ।
आप यह जानते हैं। अशोक ने आह भरी। वह अदिति की स्थिति जानता था। वह जानता था कि उसकी दादी बीमार थी, कि मेडिकल बिल जमा हो रहे थे, कि अदिति जीवित रहने के लिए दोहरी शिफ्ट में काम करती थी। उन्होंने तुमसे क्या कहा? अदिति एक पल के लिए झिझकी। बड़े साहब ने जर्मन में बात की। उन्होंने सोचा कि मैं नहीं समझूंगी। उन्होंने मेरे बारे में भयानक बातें कहीं। अशोक की आंखें बड़ी हो गईं। और तुमने? मैंने हर शब्द समझा। उनके बीच एक भारी चुप्पी छा गई। अशोक अदिति के बारे में कुछ बातें जानता था जो दूसरे नहीं जानते थे। वह जानता था कि वह अलग थी, किसी तरह खसास थी, जिसे वह कभी पूरी तरह से समझा नहीं पाती थी। तुम क्या करने जा रही हो? अदिति ने वह शराब की बोतल उठाई जिसे राघव ने मांगा था और उसे ट्रे पर रखा। अभी के लिए अपना काम, बाद में देखेंगे। वह बोतल के साथ मेज पर लौटी। प्रोटोकॉल के अनुसार राघव को दिखा रही थी। उसने मुश्किल से उसे देखा, तिरस्कारपूर्ण हावभाव से उसे परोसने का इशारा किया। जैसे ही अदिति ने पूर्ण सटीकता के साथ शराब डाली, राघव ने फिर से अपने बेटे से जर्मन में बात की। Sieh dir ihre Hände an, rau und abgenutzt. Das ist das Leben der Unterschicht. Arbeiten bis sie sterben, ohne jemals etwas Wichtiges zu erreichen. उसके हाथ देखो, खुरदुरे और घिसे हुए। ये निम्न वर्ग का जीवन है, मृत्युदम तक काम करना, कभी कुछ महत्वपूर्ण हासिल न करना। वह अदिति के हाथों पर टिप्पणी कर रहा था, कह रहा था कि वे खुरदुरे और घिसे हुए थे, कि यह निम्न वर्ग का जीवन था, मरते दम तक काम करना, कभी कुछ महत्वपूर्ण हासिल न करना। रोहन ने सिर हिलाया, उसी भाषा में जोड़ते हुए, Wenigstens ist sie hübsch. Wahrscheinlich das Einzige, was sie im Leben hat. कम से कम वह खूबसूरत है, शायद यही एकमात्र चीज है जो उसके पास जीवन में है। अदिति ने परोसना समाप्त किया, अपना चेहरा तटस्थ बनाए रखा, लेकिन अंदर से कुछ बदल रहा था। एक निर्णय बन रहा था, एक ऐसा जिसे उसने सालों से टाला था, लेकिन अब यह अनिवार्य लग रहा था। क्या आप रात के खाने का ऑर्डर देना चाहेंगे? उसने साफ हिंदी में पूछा। जो सबसे अच्छा हो, लाओ। राघव ने मेनू देखा तक नहीं, और मुझे उम्मीद है कि यह वास्तव में सबसे अच्छा होगा। मैं इस जगह के मालिकों को जानता हूं। एक गलती और तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। समझी सर? अदिति फिर से पीछे हटी, लेकिन इस बार वह रेस्टोरेंट के एक कोने में रुकी जहां वह मेज को बिना दिखे देख सकती थी। सिंघानिया अभी भी हंस रहे थे। जर्मन में व्यापार, उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें उन्होंने बर्बाद कर दिया था, उन कर्मचारियों के बारे में जिन्हें उन्होंने मनोरंजन के लिए निकाल दिया था। और तभी उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसका खून जम गया। राघव ने एक अस्पताल का नाम लिया, वही अस्पताल जहां उसकी दादी का इलाज चल रहा था। उसने एक निवेश के बारे में बात की जिस पर वह विचार कर रहा था कि कैसे वह अस्पताल का कुछ हिस्सा खरीदने और लागतों को अनुकूलित करने की योजना बना रहा था, जिसका उसकी भाषा में मतलब था कि उन रोगियों के लिए सेवाओं में कटौती करना जो लग्जरी उपचार का भुगतान नहीं कर सकते थे। Die Alten und Kranken, die sich keine Privatversicherung leisten können, sind sowieso eine Last für das System. Wir werden unrentable Abteilungen schließen, sobald wir die Kontrolle übernehmen. बूढ़े और बीमार जो निजी बीमा का खर्च नहीं उठा सकते, वैसे भी सिस्टम पर बोझ हैं। जब हम नियंत्रण ले लेंगे तो हम उन अलाभकारी विभागों को बंद कर देंगे। अदिति को लगा कि दुनिया रुक गई है। उसकी दादी उस अस्पताल पर निर्भर थी, उन अलाभकारी विभागों पर जिन्हें यह आदमी बंद करना चाहता था, उन डॉक्टरों और नर्सों पर जो रोगियों का इलाज करते थे, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों न हो। उसके हाथ कांप उठे, डर से नहीं बल्कि किसी गहरी चीज से। एक शांत क्रोध जो उसने अपने पूरे जीवन में दबा कर रखा था, अब उमड़ने लगा था, लेकिन वह आवेग में काम नहीं करेगी। उसकी दादी ने उसे ऐसा नहीं सिखाया था। सही समय, उसने खुद से फुसफुसाया। हर चीज का अपना सही समय होता है। वह रसोई में लौटी, जहां मैनेजर शालिनी गंभीर भाव के साथ उसका इंतजार कर रही थी। अदिति, सिंघानिया साहब ने खसास तौर पर तुमसे बात करने के लिए कहा है। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया है, लेकिन उम्मीद है कि तुमने कुछ भी बर्बाद नहीं किया होगा। अदिति का दिल तेजी से धड़का। क्या उन्होंने उसे खोज लिया था? क्या उन्होंने उसके चेहरे पर कुछ ऐसा देखा था जिससे यह पता चला कि वह समझ गई थी? वह दृढ़ कदमों के साथ मेज की ओर चली। जो कुछ भी आ रहा था उसके लिए खुद को तैयार कर रही थी। राघव एक ऐसी मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रहा था जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची थी। बैठो, उसने एक खाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। सर, हम कर्मचारी नहीं बैठ सकते, मैंने कहा। बैठो। अदिति धीरे धीरे आज्ञा मान गई, पूरे रेस्टोरेंट की नजरें खुद पर महसूस करते हुए। यह असामान्य था, पूरी तरह से प्रोटोकॉल के बाहर। राघव आगे झुका,
उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक कीड़ा हो। मेरे बेटे और मैंने तुम्हें पूरी रात देखा है। तुम में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, और यह मुझे परेशान करता है क्योंकि मैं हमेशा लोगों को पहचान लेता हूं। अदिति ने जवाब नहीं दिया, बस सीधे उसकी आंखों में देखा, कुछ ऐसा जिससे वह साफ तौर पर असहज हुआ। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देने जा रहा हूं, राघव ने जारी रखा। मुझे अपने रेस्टोरेंट के लिए कर्मचारियों की जरूरत है, ऐसे लोग जो सेवा करना जानते हों, जो समझदार हों, जो समस्याएं न पैदा करें। मैं यहां तुम्हारी कमाई का 3 गुना भुगतान करूंगा। यह एक जाल था, अदिति जानती थी। राघव जैसे लोग बदले में कुछ उम्मीद किए बिना उदार प्रस्ताव नहीं देते थे। यह बहुत मेहरबानी है सर, लेकिन मैं जहां हूं ठीक हूं। राघव की मुस्कान जम गई। उसे कोई ना नहीं कहता था। माफ करना, मैंने कहा कि मैं प्रस्ताव की सराहना करती हूं, लेकिन मैं यहीं रहना पसंद करूंगी। रोहन अविश्वास में हंस पड़ा। सुना पिताजी, वेट्रेस आपके प्रस्ताव को ठुकरा रही है। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मुझे लगता है कि तुम अपनी स्थिति नहीं समझ रही हो बेटी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम क्या करने जा रही हो, और मैं आपको पूरे सम्मान के साथ बता रही हूं कि मेरा जवाब ना है। जो चुप्पी छाई वह इतनी गहरी थी कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। पास के ग्राहकों ने बात करना बंद कर दिया था, सदमे और आकर्षण के मिश्रण के साथ दृश्य को देख रहे थे। राघव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी प्रभावशाली ऊंचाई अदिति पर एक छाया डाल रही थी। तुम्हें इसका अफसोस होगा। उसकी आवाज धीमी, खतरनाक थी। मुझे कोई ना नहीं कहता, खासकर तुम जैसी कोई। अदिति भी खड़ी हो गई, अपनी ही ढिठाई से खुद हैरान थी। मुझ जैसी कोई? उसने दोहराया। और मैं ठीक ठीक क्या हूं? श्रीमान सिंघानिया, एक मामूली सी वेट्रेस जो दुनिया में अपनी जगह नहीं जानती। अदिति ने उस रात पहली बार मुस्कुराया। उसने ईमानदारी से मुस्कुराया। आप कुछ मामलों में सही हैं सर, मैं एक वेट्रेस हूं, लेकिन आप बाकी सब में गलत हैं। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन राघव की आवाज ने उसे रोक दिया। Du wirst bereuen, zur Arbeit gekommen zu sein. Ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder in dieser Stadt arbeitest. तुम्हें आज रात काम पर आने का अफसोस होगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम इस शहर में फिर कभी काम न कर सको। अदिति रुकी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। समय आ गया था। वह धीरे धीरे मुड़ी, सीधे उसकी आंखों में देखा, और फिर साफ जर्मन में बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। Ich verstehe jedes Wort, das Sie heute Nacht gesagt haben, Herr Alderete, jede Beleidigung, jeden Plan. Und ich verspreche Ihnen, der Einzige, der etwas bereuen wird, sind Sie. मैं हर शब्द समझती हूं जो आपने आज रात कहा है, श्रीमान सिंघानिया, हर अपमान, हर योजना, और मैं आपसे वादा करती हूं, केवल एक व्यक्ति जिसे अफसोस होगा, वह आप होंगे। राघव के चेहरे पर जो भाव था, वह अदिति कभी नहीं भूलेगी। उसका चेहरा रंगहीन हो गया। उसकी आंखें सदमे और अविश्वास के मिश्रण से बड़ी हो गईं। रोहन ने अपना शराब का गिलास गिरा दिया। लाल तरल सफेद मेजपोश पर खून की तरह फैल गया। अदिति मुड़ी और रसोई की ओर चली, शहर के सबसे विशेष रेस्टोरेंट की सन्न चुप्पी को पीछे छोड़ते हुए। वह नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। उसे नहीं पता था कि उसने अभी अभी जो किया था उसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन बहुत समय में पहली बार उसे आजाद महसूस हुआ। जो वह नहीं जानती थी वह यह था कि वह रात सिर्फ शुरुआत थी, कि राघव सिंघानिया वह आदमी नहीं था जो अपमान स्वीकार करता था, और जो युद्ध अभी शुरू हुआ था वह ऐसे रहस्य उजागर करेगा जो न केवल उसकी जिंदगी बल्कि इसमें शामिल सभी लोगों की जिंदगी बदल देगा। क्योंकि उस रेस्टोरेंट में क्रिस्टल के झूमरों की रोशनी में एक चिंगारी जल उठी थी जो जल्द ही आग का दरिया बन जाएगी, और अदिति शर्मा जलने के लिए तैयार थी। रसोई के दरवाजे अदिति के पीछे एक धीमी आवाज के साथ बंद हो गए, जो एक अध्याय के अंत और एक बहुत ज्यादा गहरे अध्याय की शुरुआत की तरह गूंज रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह उसे अपनी कनपट्टी में, अपनी कलाई में, अपने शरीर के हर कोने में महसूस कर सकती थी, जो एड्रेनालिन और आतंक के मिश्रण से कांप रहा था। उसने क्या कर दिया था? शेफ अशोक सबसे पहले उसके पास पहुंचा, अपने मजबूत हाथों से उसके कंधों को पकड़ते हुए। अदिति, बाहर क्या हुआ? पूरा रेस्टोरेंट शांत है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, मैंने उसे जवाब दिया। अदिति की आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट में निकली, जर्मन में। मैंने उसे बताया कि मैं सब कुछ समझ गई थी। अशोक की आंखें बड़ी हो गईं। तुमने राघव सिंघानिया को उसके मुंह पर जर्मन में जवाब दिया? इससे पहले कि अदिति जवाब दे पाती, रसोई के दरवाजे जोर से खुले। मैनेजर शालिनी गुस्से और घबराहट से भरे चेहरे के साथ अंदर आई। अदिति, तुमने क्या बकवास की? सिंघानिया साहब बहुत गुस्से में हैं। वह अभी मालिकों से बात करने की मांग कर रहे हैं। शालिनी, वह मुझे अपमानित कर रहा था।
उसे लगा कि मैं नहीं समझूंगी और मुझे परवाह नहीं कि वह क्या सोचता था। शालिनी ने उसे जोर से रोका। क्या तुम्हें पता है कि वह आदमी कौन है? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि वह हमें क्या कर सकता है? अदिति को लगा जैसे रसोई की दीवारें उस पर बंद हो रही हैं। दूसरे कर्मचारी उसे ऐसे भावों से देख रहे थे जो सहानुभूति से लेकर नाराजगी तक थे। कुछ ने जो उसने किया था उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन ज्यादातर लोग बस डरे हुए थे। शालिनी, अशोक ने बीच में हस्तक्षेप किया। जो भी हुआ हो, अदिति हमारी सबसे अच्छी कर्मचारियों में से एक है। हम ऐसा नहीं कर सकते। चुप रहो अशोक, यह तुम्हारा काम नहीं है। शालिनी ने अदिति की ओर ठंडी आंखों से देखा। तुम्हें निलंबित किया जाता है, बिना वेतन के, जब तक मालिक यह तय नहीं करते कि तुम्हारे साथ क्या करना है। अब पीछे के दरवाजे से बाहर निकलो। मैं नहीं चाहती कि सिंघानिया साहब तुम्हें बाहर जाते देखें। अदिति को लगा जैसे उसे पेट में मुक्का मारा गया हो। निलंबित, बिना वेतन के, ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, क्योंकि उसने अपनी दादी की दवाओं, लंबित बिलों और कुछ दिनों में किराए का भुगतान करने के बारे में सोचा। शालिनी, कृपया, मुझे इस नौकरी की जरूरत है। मेरी दादी बीमार है। तुम्हें इसके बारे में तब सोचना चाहिए था जब तुमने हीरोइन बनने का फैसला किया था। शालिनी ने पीछे के दरवाजे की ओर इशारा किया। बाहर, अभी। अदिति ने अशोक की आंखों में कुछ समर्थन खोजने की उम्मीद की, लेकिन वह केवल लाचार होकर नजरें झुका पाया। वह कुछ नहीं कर सकता था, न मैनेजर के खिलाफ, न सिंघानिया नाम के वजन के खिलाफ। कांपते हाथों से अदिति ने अपना एप्रन उतारा और उसे स्टेनलेस स्टील की मेज पर रख दिया। वह पीछे के दरवाजे की ओर चली। हर कदम ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक खाई की ओर बढ़ रही हो। बाहर गली अंधेरी थी और कचरे और नमी की गंध आ रही थी। अदिति ईंट की दीवार के सहारे खड़ी हो गई और आंसू जो उसने रोके हुए थे आखिरकार उसकी गालों पर बहने लगे। अब वह क्या करने वाली थी? उसका फोन उसकी जेब में वाइब्रेट हुआ। एक अज्ञात नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज था। आज रात तुमने बहुत बड़ी गलती की है और गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। आपका शुभचिंतक जो आप पर नजर रखेगा। एक सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी से गुजर गई। राघव, रोहन या कोई जो उनके लिए काम करता था। मैसेज साफ तौर पर एक धमकी थी, लेकिन वे उसके साथ और क्या कर सकते थे जो उन्होंने पहले से नहीं किया था? जवाब उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा जल्द मिलेगा। अदिति खाली सड़कों पर बस स्टॉप की ओर चली। उस समय सार्वजनिक परिवहन कम था और उसे लगभग 40 मिनट तक अंधेरे में इंतजार करना पड़ा, लगातार अपने कंधे पर देखते हुए, यह महसूस करते हुए कि कोई उसे परछाइयों से देख रहा था। जब वह आखिरकार शहर के बाहर अपने छोटे से अपार्टमेंट में पहुंची तो उसने अपनी दादी माँ को जगा हुआ पाया। अपनी पसंदीदा कुर्सी पर खिड़की के पास बैठी हुई शहर की दूर की रोशनी को देख रही थी। तुम जल्दी आ गई मेरी बेटी। दादी माँ की आवाज कमजोर थी, लेकिन हमेशा की तरह गर्म थी। कुछ हुआ क्या? अदिति अपनी दादी के पास घुटनों के बल बैठ गई, उसके झुर्रिदाए हुए हाथों को अपने हाथों में लेते हुए। उसे सच कैसे बताए? उसे कैसे समझाए कि उसने वह नौकरी खो दी थी जिससे वे जीवित रहते थे? दादी, मैंने आज रात कुछ किया, कुछ ऐसा जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। दादी माँ की आंखें, हालांकि बीमारी से थकी हुई थीं, उस तीव्र बुद्धिमत्ता से चमक उठी थीं जिसे उम्र बुझा नहीं पाई थी। मुझे सब बताओ अदिति, कुछ भी मत छिपाओ। और अदिति ने किया। उसने उसे सिंघानिया के बारे में बताया, जर्मन में हुए अपमान के बारे में, अस्पताल खरीदने की योजनाओं के बारे में, उसके जवाब के बारे में और उसके बाद के परिणामों के बारे में। जब वह समाप्त हुई तो उसे अपनी दादी के चेहरे पर निराशा देखने की उम्मीद थी। इसके बजाय उसने गर्व देखा। तुमने सही किया मेरी बेटी। दादी माँ ने अदिति के हाथों को आश्चर्यजनक ताकत से दबाया। तुमने ठीक वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। लेकिन दादी, मैंने अपनी नौकरी खो दी। मुझे नहीं पता कि हम कैसे। सुनो, दादी माँ ने दृढ़ता से उसे रोका। मैंने अपनी पूरी जिंदगी चुप रहते हुए बिताई, अपनी पूरी जिंदगी अदृश्य रहते हुए, ताकि राघव जैसे लोग खुद को श्रेष्ठ महसूस कर सकें। मैंने राजदूतों के लिए, राष्ट्रपतियों के लिए, उन लोगों के लिए अनुवाद किया जिन्होंने पूरे देशों पर शासन किया, और उनमें से कोई भी मेरा नाम नहीं जानता था। किसी ने मुझे धन्यवाद नहीं दिया। किसी ने भी उस महिला से आगे नहीं देखा जो कॉफी परोसती थी और उनके शब्दों का अनुवाद करती थी। आंसू अब दोनों की गालों पर बह रहे थे। मैं तुम्हारे लिए वह नहीं चाहती अदिति। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी खामोशी में जियो। तुम्हारे पास एक उपहार है, एक उपहार जो मैंने तुम्हें अपने पूरे प्यार के साथ दिया है। और वह उपहार छिपाने के लिए नहीं है, यह उसका उपयोग करने के लिए है। खुद की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। अदिति ने अपनी दादी को गले लगाया
उसकी बाहों में कमजोर शरीर महसूस कर रही थी, हड्डियां जहां पहले ठोस मांस था, दिल जो धीरे धीरे धड़क रहा था, लेकिन अटूट दृढ़ संकल्प के साथ। मुझे डर लग रहा है दादी, उस आदमी के पास ताकत है, वह हमें तबाह कर सकता है। सम्मान के बिना शक्ति सिर्फ शोर है मेरी बेटी, और शोर चाहे वह कितना भी तेज क्यों ना हो, आखिरकार शांत हो जाता है। उस रात अदिति मुश्किल से सो पाई। उसका दिमाग बार बार रेस्टोरेंट की घटनाओं, राघव के शब्दों, टेक्स्ट मैसेज की धमकी, भविष्य की अनिश्चितता को दोहरा रहा था। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करती थी तो उसे करोड़पति का चेहरा दिखाई देता था, जो उपहास से क्रोध में बदल गया था जब उसने जर्मन में बात की थी। अगले दिन उसकी स्थिति की वास्तविकता और भी स्पष्ट हो गई। जब उसने शालिनी से बात करने के लिए रेस्टोरेंट में कॉल करने की कोशिश की तो किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वह व्यक्तिगत रूप से गई तो सुरक्षा गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, यह कहते हुए कि उसका अब स्वागत नहीं है। माफ करना मैडम। गार्ड, एक बूढ़ा आदमी जिसने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, ईमानदारी से दुखी लग रहा था। ऊपर से आदेश है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, लेकिन मेरी चीजें, मेरी आखिरी तनख्वाह। उन्होंने कहा कि वे इसे आपकी नौकरी से निकाले जाने के पत्र के साथ डाक से भेजेंगे। नौकरी से निकाले जाने का पत्र, सिर्फ निलंबित नहीं बल्कि निकाल दिया गया। अदिति स्तब्ध अवस्था में शहर में चली। अब वह क्या करने वाली थी? उसके पास शायद 2 हफ्तों के लिए बचत थी। उसके बाद वह आगे के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। उसका फोन बजा। यह एक ऐसा नंबर था जिसे वह नहीं पहचानती थी, लेकिन पिछली रात की धमकी वाले नंबर से अलग था। अदिति शर्मा, एक पुरुष की आवाज, पेशेवर, ठंडी। हाँ, मैं हूं। मैं एडवोकेट सुरेश वर्मा बोल रहा हूं, सिंघानिया समूह का वकील। मेरे क्लाइंट आज दोपहर आपसे मिलना चाहते हैं। यह एक तत्काल प्रकृति का मामला है। अदिति का दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। मुझसे मिलना? किस लिए? इस पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा की जाएगी। आपके पास सिंघानिया समूह के कॉरपोरेट कार्यालयों में उपस्थित होने के लिए 1 घंटा है। पता आपको मैसेज द्वारा भेजा जाएगा। मैं आपसे दृढ़ता से आग्रह करता हूं कि आप अनुपस्थित न रहें। इससे पहले कि अदिति जवाब दे पाती, कॉल कट गई। मिनटों बाद उसे पता मिला, वित्तीय जिले में एक कार्यालय भवन, ऐसी जगह जहां उस जैसी लोग आमतौर पर केवल फर्श साफ करने के लिए आते थे। उसके अंदर का एक हिस्सा समन को नजरअंदाजा करना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा, वह हिस्सा जिसे उसकी दादी ने समस्याओं से कभी न भागने के लिए पाला था, जानता था कि उसे जाना होगा। उसे यह जानना होगा कि वे क्या चाहते थे। उसे जो कुछ भी आता था उसका सामना करना होगा। उसने अपने पास के सबसे अच्छे कपड़े पहने, एक साधारण सफेद ब्लाउज, एक गहरी स्कर्ट, जूते जो उसने एक सेकंड हैंड स्टोर से खरीदे थे, लेकिन जो अभी भी अच्छे लग रहे थे। उसने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा और गहरी सांस ली। मैं यह कर सकती हूँ, उसने फुसफुसाया। मैं यह कर सकती हूँ। सिंघानिया समूह का भवन एक कांच और स्टील का टावर था जो पैसे की शक्ति के स्मारक की तरह आकाश में ऊंचाई पर था। अदिति घूमते दरवाजों से अंदर गई और खुद को एक ऐसी लॉबी में पाया जो उसके पूरे अपार्टमेंट से बड़ी थी। रिसेप्शनिस्ट, एक बेदाग कपड़े पहनी महिला, पेशेवर ऊब के भाव के साथ, ने उसे ऊपर से नीचे तक उसी जांच पड़ताल से देखा जिसे अदिति अच्छी तरह जानती थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी एक अपॉइंटमेंट है। मेरा नाम अदिति शर्मा है। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर कुछ बदल गया। पहचान, जिज्ञासा, दया। जरूर, वे आपका इंतजार कर रहे हैं। 27वीं मंजिल। लिफ्ट आपके दाहिनी ओर है। लिफ्ट चुप्पी में ऊपर चढ़ी। डिजिटल स्क्रीन पर संख्याएं एक अनिवार्य चीज की उलटी गिनती की तरह बदल रही थीं। जब 27वीं मंजिल पर दरवाजे खुले तो अदिति ने खुद को एक और रिसेप्शनिस्ट के सामने पाया। यह पिछली वाली से भी ज्यादा डरावनी थी। सुश्री शर्मा, कृपया यहां आइए। उसे एक गलियारे से ले जाया गया जिसकी दीवारें कला से ढकी हुई थीं, जिसकी कीमत शायद अदिति की पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा थी। गलियारे के अंत में एक गहरा लकड़ी का डबल दरवाजा था। रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से खटखटाया और अंदर से एक आवाज आई, अंदर आओ। राघव सिंघानिया का कार्यालय ठीक वैसा ही था जैसा अदिति ने उम्मीद की थी। विशाल, दिखावटी, डराने के लिए डिजाइन किया गया। फर्श से छत तक की खिड़कियां शहर को नीचे एक ऐसे साम्राज्य की तरह दिखा रही थीं जो जीतने का इंतजार कर रहा था। और वहां वह बैठा था, एक महोगनी डेस्क के पीछे जो उसके अपने अहंकार की वेदी की तरह लग रहा था। उसके बगल में रोहन, पिछली रात की उसी तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ, और एक कोने में एक ग्रे सूट में एक आदमी जो उसे फोन करने वाला वकील होना चाहिए था। सुश्री शर्मा। राघव खड़ा नहीं हुआ। उसने अभिवादन करने का इशारा तक नहीं किया।
आपकी ओर से हमारा निमंत्रण स्वीकार करना कितना दयालुतापूर्ण है। यह एक निमंत्रण जैसा नहीं लगा, यह एक आदेश जैसा लगा। रोहन हंस पड़ा, लेकिन उसके पिता ने उसे शांत करने के लिए हाथ उठाया। सीधा सीधा, मुझे यह पसंद है। हालांकि ईमानदारी खतरनाक हो सकती है जब आपके पास उसका समर्थन करने की शक्ति न हो। राघव अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। लेकिन मैंने तुम्हें कार का हाथ उसकी पाराग शिष्टाचार बदलने के लिए नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि हमें एक समस्या है, और समस्याओं के मेरे अनुभव में 2 समाधान होते हैं। उन्हें खत्म कर दिया जाता है या उन्हें नियंत्रित कर लिया जाता है। अदिति को एक सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने अपना चेहरा तटस्थ बनाए रखा। और मैं आपके लिए एक समस्या हूं। तुम पिछली रात से हो। देखो, मुझे परवाह नहीं कि तुम जर्मन समझती हो। वास्तव में यह प्रभावशाली है, लेकिन मुझे जिसकी परवाह है वह यह है कि तुमने ऐसी बातें सुनी जो तुम्हें नहीं सुननी चाहिए थीं। अदिति का दिल तेजी से धड़का। अस्पताल के बारे में योजनाएं, व्यापार के बारे में बातचीत। राघव ने और क्या कहा होगा यह सोचकर कि कोई नहीं समझ रहा था। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। बेशक तुम जानती हो। राघव आगे झुका। तुमने मेरे संजीवन अस्पताल के बारे में सुना। ऐसी योजनाएं जो गोपनीय हैं, ऐसी योजनाएं जो प्रभावित हो सकती हैं यदि गलत संपर्कों वाला कोई व्यक्ति समय से पहले जान ले। मेरे पास किसी भी प्रकार के संपर्क नहीं है। मैं सिर्फ एक वेट्रेस हूं। तुम एक वेट्रेस थी। रोहन ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से हस्तक्षेप किया। अब तुम कुछ भी नहीं हो। रोहन, चुप रहो। राघव ने अदिति से नजरें नहीं हटाईं। यह मेरा प्रस्ताव है सुश्री शर्मा, अद्वितीय और अटल। आप एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी। आप पिछली रात जो सुना उसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगी। बदले में आपको एक उदार मुआवजा मिलेगा जो आपकी दादी के इलाज का 1 साल तक का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त होगा, और एक सिफारिश पत्र जो आपको शहर के किसी भी रेस्टोरेंट में दरवाजे खोल देगा। अदिति ने पलक झपकाई। उसे अपनी दादी के बारे में कैसे पता था? उसे इलाज के बारे में कैसे पता था? मुझे पता है कि आपको यह जानकर आश्चर्य हो रहा है कि मैं आपकी दादी माँ के बारे में जानता हूँ। राघव ने बिना गर्माहट के मुस्कुराया। मैंने आज सुबह अपनी जांच की। मुझे पता है कि आप कहाँ रहती हैं। मुझे पता है कि वह कहाँ इलाज कर रही हैं, कि पुराना सोडा अभी पुराना पनी है करवाती हैं। मुझे पता है कि आपके मेडिकल बिलों में कितना बकाया है। ज्ञान, शक्ति है सुश्री शर्मा, और मेरे पास दोनों बहुत हैं। वकील एक फाइल के साथ पास आया, उसे अदिति के सामने डेस्क पर रखते हुए। अंदर कई पन्नों का एक दस्तावेजा और एक चेक था। अदिति ने चेक देखा। यह वह राशि थी जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। सब कुछ चुकाने के लिए पर्याप्त, सालों में पहली बार शांति से सांस लेने के लिए पर्याप्त। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। राघव के चेहरे पर कुछ। रोहन का उसे उम्मीद भरी निगाहों से देखना, जैसे वे उसके जाल में फंसने का इंतजार कर रहे हों। और अगर मैं हस्ताक्षर नहीं करती तो? जो चुप्पी छाई वह भारी थी, अनकही धमकियों से भरी हुई। अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करती, राघव ने धीरे धीरे कहा, हर शब्द का स्वाद लेते हुए, मैं तुम्हारी जिंदगी असंभव बना दूंगा। तुमने पहले ही स्वर्ण तारा में अपनी नौकरी खो दी है। अगर मैं ठान लूं तो मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम इस शहर में, इस देश में किसी भी रेस्टोरेंट में काम ना करो। और तुम्हारी दादी का संजीवन में इलाज? ठीक है, मान लो जब मैं अस्पताल का अधिग्रहण पूरा करूंगा तो कुछ मरीजों को पता चल सकता है कि उनके बेड अब उपलब्ध नहीं है। अदिति को मतली महसूस हुई। यह एक प्रस्ताव नहीं था, यह जबरदस्ती था, उदारता के भेस में ब्लैकमेल। आप मुझे धमका रहे हैं, मैं तुम्हें विकल्प दे रहा हूं, इसमें फर्क है। अदिति के हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने दस्तावेजा को देखा। शब्द उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। कानूनी खंड, जटिल शर्तें, सब कुछ उसे स्थायी रूप से चुप कराने के लिए डिजाइन किया गया था। उसने अपनी दादी के बारे में सोचा। उसकी मुस्कान जब उसने कहा कि वह गर्वित है, उसके जीवन को चुप्पी में न जीने के बारे में उसके शब्द। उसने उन आवाजों के बारे में सोचा जिन्हें उसने राघव के जिक्र में सुना था। वे लोग जो प्रभावित होंगे यदि वह अस्पताल खरीदता है, वे मरीज जो अपनी देखभाल खो देंगे, वे परिवार जो पीड़ित होंगे। उसने वह सब कुछ सोचा जो उसने अपने जीवन भर सीखा था, हर भाषा, हर शब्द, गरिमा और साहस के बारे में हर सबक। और उसने एक फैसला किया। नहीं, उसने दृढ़ आवाज में कहा। राघव ने भौहें सिकोड़ी। माफ करना, मैंने कहा नहीं, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। रोहन खड़ा हो गया। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या ठुकरा रही हो? मुझे पूरा अंदाजा है। अदिति भी खड़ी हो गई, सीधे राघव की आंखों में देखते हुए। मैं खरीदा जाना, चुप कराया जाना ठुकरा रही हूं, और मैं उस सब का हिस्सा बनने से इनकार कर रही हूं जो आप उस अस्पताल के साथ करने की योजना बना रहे हैं।
तुम्हें इसका अफसोस होगा। राघव की आवाज शुद्ध बर्फ थी। मैं तुम्हें और उन सभी को तबाह कर दूंगा जो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। अदिति दरवाजे की ओर चली, लेकिन बाहर निकलने से पहले वह आखिरी बार मुड़ी। श्रीमान सिंघानिया, उसने साफ जर्मन में कहा, Sie haben Ihr ganzes Leben lang Menschen wie mich unterdrückt, aber diesmal haben Sie sich mit der falschen Person angelegt. Ich werde nicht schweigen und wenn ich falle, werde ich nicht allein fallen. श्रीमान सिंघानिया, आपने अपनी पूरी जिंदगी मेरे जैसे लोगों को दबाया है, लेकिन इस बार आपने गलत व्यक्ति से पंगा लिया है। मैं चुप नहीं रहूंगी और अगर मैं गिरी तो अकेली नहीं गिरूंगी। वह पीछे मुड़े बिना कार्यालय से बाहर निकली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसके पैर मुश्किल से उसे सहारा दे पा रहे थे। वह नहीं जानती थी कि वह इस वादे को कैसे निभाएगी। उसे नहीं पता था कि राघव सिंघानिया जैसे शक्तिशाली आदमी के खिलाफ उसके पास क्या संसाधन थे, लेकिन उसे एक बात निश्चित रूप से पता थी। युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था और अदिति शर्मा इसे हारने का इरादा नहीं रखती थी। जो वह नहीं जानती थी वह यह था कि उसी दोपहर जब वह अपनी दादी को गले लगाने और अपनी अगली चाल की योजना बनाने के लिए घर लौट रही थी, राघव सिंघानिया एक फोन कर रहा था जो सब कुछ बदल देगा। मुझे उस लड़की की पूरी जांच चाहिए, उसने ठंडी आवाज में फोन पर कहा। मैं हर रहस्य, हर कमजोरी, हर उस व्यक्ति को जानना चाहता हूं जो उसके लिए मायने रखता है, और जब तुम्हारे पास सब कुछ हो तो हम उसे पूरी तरह से तबाह कर देंगे। उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर इमारत के सुरक्षा कैमरों द्वारा ली गई अदिति की एक तस्वीर चमक रही थी और उसके बगल में दादी माँ की एक तस्वीर थी जो अपने साप्ताहिक इलाज के लिए संजीवन अस्पताल में प्रवेश कर रही थी। गरिमा की लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई बनने वाली थी। घर वापसी का रास्ता अदिति ने अपनी जिंदगी में सबसे लंबा तय किया था। हर कदम शीशे जैसा भारी लग रहा था। हर सांस सड़क के बीच में ही न टूट जाने का सचेत प्रयास थी। उसने एक विशालकाय को चुनौती दी थी और अब वह विशालकाय उसे कुचलने की तैयारी कर रहा था। जब उसने अपने छोटे से अपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसकी दादी माँ खिड़की के पास अपनी कुर्सी पर नहीं थी। वह अपनी छड़ी के सहारे खड़ी थीं। एक पुराना सूटकेस बिस्तर पर खुला पड़ा था। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपको इतनी देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। मैं कुछ ढूंढ रही हूं, मेरी बेटी। दादी माँ ऐसी दृढ़ता से बात कर रही थीं जो अदिति ने महीनों से नहीं सुनी थी। कुछ ऐसा जो मुझे बहुत पहले तुम्हें दिखा देना चाहिए था। अदिति अपनी दादी के पास पहुंची। उसकी दादी के प्रयास से चिंतित थी। बीमारी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन स्पष्ट रूप से उनकी आत्मा को छुआ नहीं था। दादी, कृपया बैठिए। जो कुछ भी है मैं उसे ढूंढ सकती हूं। नहीं, यह मुझे खुद ही ढूंढना होगा। दादी माँ के झुर्रिदाए हुए हाथ सूटकेस की सामग्री को टटोल रहे थे। पीले कागजात, पुरानी तस्वीरें, समय के साथ घिसे हुए लिफाफों में पत्र। आखिरकार उनकी उंगलियां एक भूरे चमड़े की फाइल के चारों ओर बंद हो गईं, जो घिसी हुई थी लेकिन सावधानी से संरक्षित थी। यह रहा। दादी माँ बिस्तर पर गिर गईं। सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। बैठो अदिति, मैं तुम्हें जो बताने वाली हूं वह सब कुछ बदल देगा जो तुम हमारे परिवार के बारे में जानती हो। अदिति ने आज्ञा मानी। उसका दिल जिज्ञासा और डर के मिश्रण से धड़क रहा था। उसकी दादी कौन से रहस्य छिपा सकती थीं? उनका अभी क्या हो रहा था? उससे क्या लेना देना था? कई साल पहले, तुम्हारे जन्म से पहले, मैं राजनयिक परिवारों के लिए अनुवादक के रूप में काम करती थी। दादी माँ ने शुरू किया। उनकी आवाज दशकों पहले की बातों में खो गई। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन मैं 9 भाषाएं बोलती थी। मैंने उन्हें उसी तरह सीखा जैसे मैंने तुम्हें सिखाया, सुनकर, अभ्यास करके, दुनिया भर के लोगों के बीच रहकर। यह तो मुझे पता है। दादी, जो तुम नहीं जानती वह यह है कि मैंने अपने अनुवादक करियर के आखिरी सालों में किसके लिए काम किया। दादी माँ ने फाइल खोली और एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर निकाली। उसमें वह खुद बहुत छोटी उम्र की, सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने हुई दिखाई दे रही थीं। साथ में एक सूट में एक आदमी था जिसे अदिति ने नहीं पहचाना। यह आदमी श्री प्रथम सिंघानिया थे, राघव के पिता। अदिति को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। आपने 5 साल तक सिंघानिया के लिए काम किया? मैं उनके सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में उनकी निजी अनुवादक थी। श्री प्रथम ने मेरी मदद से अपना साम्राज्य बनाया, अनुबंधों का अनुवाद किया, सौदे बंद किए, दुनिया भर के भागीदारों के साथ संचार में सुविधा प्रदान की। आंसू दादी माँ की आंखों में बनने लगे जैसे ही उन्होंने जारी रखा। श्री प्रथम अपने बेटे से अलग थे। वह महत्वाकांक्षी थे, हाँ, लेकिन उनके पास सम्मान था। उन्होंने मेरे साथ सम्मान से व्यवहार किया। उन्होंने मुझसे वादा भी किया कि जब वह सेवानिवृत्त होंगे तो मुझे उन व्यवसायों के मुनाफे का एक हिस्सा देंगे
जिन्हें मैंने बनाने में मदद की थी। मेरे पास हस्ताक्षरित दस्तावेजस थे, कानूनी समझौते थे। और क्या हुआ? श्री प्रथम की अचानक मृत्यु हो गई, दिल का दौरा, उन्होंने कहा। और जब मैं अपना हक मांगने गई तो मैं राघव से मिली। तब वह मुश्किल से 25 साल का था, लेकिन वह पहले से ही वह क्रूर आदमी था जिसे तुम अब जानती हो। दादी माँ ने फाइल से एक और दस्तावेजा निकाला। यह हस्ताक्षर और आधिकारिक मुहरों के साथ एक अनुबंध था। यह मूल समझौता है। श्री प्रथम ने मुझे मेरे वर्षों की सेवा के मुआवजे के साथ है, वंदाधिकारिक मुहरों के साथ रूप में सिंघानिया समूह के मुनाफे का 5% देने का वादा किया था। लेकिन जब मैंने इसे राघव को दिखाया तो वह मेरे चेहरे पर हंसा। दादी माँ की आवाज याद में टूट गई। उसने मुझसे कहा कि एक घरेलू नौकरानी का किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं है, कि अगर मैंने कानूनी रूप से दावा करने की कोशिश की तो वह मुझे तबाह करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेगा। और उसने किया। राघव ने वकीलों को काम पर रखा, जिन्होंने अनुबंध को अमान्य कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि मेरे पास उस प्रकृति के समझौतों पर हस्ताक्षर करने की कानूनी क्षमता नहीं थी। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी बचत, मेरी गरिमा। अदिति ने अपनी दादी के हाथ पकड़े, दशकों के अन्याय को उस पल में केंद्रित महसूस किया। आपने मुझे यह कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे शर्म आती थी। इतना भोली होने की शर्म, खुद का बचाव न कर पाने की शर्म, और डर। अदिति, डर था कि अगर तुम कभी सिंघानिया से मिली तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अब उन्हें पता है कि मैं कौन हूं। बिल्कुल, दादी माँ ने अदिति के हाथों को जोर से दबाया। इसलिए तुम्हें पूरी सच्चाई जानने की जरूरत है, क्योंकि इस फाइल में कुछ और है, कुछ ऐसा जो राघव नहीं जानता कि मेरे पास है। उन्होंने एक मोटा लिफाफा निकाला जिस पर पुरानी मोम की मोहर लगी थी। श्री प्रथम के लिए काम करते समय मैंने कई दस्तावेजों का अनुवाद किया। उनमें से कुछ संवेदनशील थे, ऐसे व्यवसाय जो ठीक ठीक कानूनी नहीं थे, ऐसे लोगों के साथ समझौते जो परछाइयों में रहना पसंद करते थे। किस तरह के व्यवसाय? जिस तरह का सिंघानिया समूह की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा यदि वह सामने आया। श्री प्रथम ने मुझसे शपथ ली थी कि मैं कभी भी जो जानती हूं उसे उजागर नहीं करूंगी, और मैंने अपना वादा तब तक निभाया जब तक वह जीवित रहे। लेकिन राघव ने अपने पिता के सभी वादे मुझसे तोड़ दिए, इसलिए अब मैं उनके रहस्य रखने के लिए बाध्य नहीं हूं। अदिति ने लिफाफे को ऐसे देखा जैसे उसमें एक बम हो। एक तरह से वह था, दादी, क्या आप इस बारे में सुनिश्चित हैं? अगर राघव को पता चलता है कि आपके पास यह है, मुझे अब परवाह नहीं कि मुझे क्या होता है। अदिति, मैं बूढ़ी हूं, मैं बीमार हूं, लेकिन तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है, और मैं उस आदमी को तुमसे वह छीनने नहीं दूंगी जैसा उसने मुझसे छीना था। अदिति का फोन बजा, पल को बाधित करते हुए। यह एक अज्ञात नंबर था। उसने जवाब देने से पहले झिझकी। अदिति शर्मा? एक महिला की आवाज, पेशेवर लेकिन गर्म। हाँ, कौन बोल रहा है? मेरा नाम माया शर्मा है। मैं राष्ट्रीय समाचार पत्र की पत्रकार हूं। मैंने पिछली रात स्वर्ण तारा में जो हुआ उसके बारे में सुना। मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अदिति का दिल तेजी से धड़का। एक पत्रकार को इतनी जल्दी कैसे पता चला था? उसे उसका नंबर कैसे मिला? मेरे पास मेरे सूत्र हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मेरे पास राघव सिंघानिया के बारे में जानकारी है, जो मुझे लगता है कि आपको दिलचस्पी होगी, और मुझे लगता है कि आपके पास जानकारी है जिसमें मुझे दिलचस्पी है। क्या हम मिल सकते हैं? अदिति ने अपनी दादी की ओर देखा, जिन्होंने पूरी बातचीत सुनी थी। दादी माँ ने धीरे धीरे सिर हिलाया। कहाँ और कब? कल केंद्रीय चौक के पास आशा कैफे में, सुबह 10 बजे। और सुश्री शर्मा, अकेले आइए और इस कॉल के बारे में किसी को मत बताइए। संचार कट गया। अदिति फोन को देखती रही, जो कुछ अभी हुआ था उसे संसाधित कर रही थी। कौन था? दादी माँ ने पूछा। एक पत्रकार। वह कहती है कि उसके पास सिंघानिया के बारे में जानकारी है। यह एक जाल हो सकता है, मैं जानती हूं, लेकिन यह हमारा एकमात्र अवसर भी हो सकता है। उस रात अदिति सो नहीं पाई। उसका दिमाग सवालों, डर और संभावनाओं का बवंडर था। उसने वे दस्तावेज पढ़े जो उसकी दादी ने उसे दिए थे। हर पन्ना भ्रष्टाचार, हेरफेर और क्रूरता की एक कहानी उजागर कर रहा था जो दशकों तक फैली हुई थी। लेकिन कागजात के बीच कुछ और था, कुछ ऐसा जिसका उसकी दादी ने सीधे उल्लेख नहीं किया था। एक पत्र जो जर्मन में श्री प्रथम सिंघानिया को एक यूरोपीय व्यापारिक सहयोगी से संबोधित था। पत्र एक गुप्त समझौते के बारे में बात करता था, विदेशों में खातों में स्थानांतरित किए गए धन के बारे में, खरीदे गए और बेचे गए राजनीतिक एहसानों के बारे में। अदिति ने हर शब्द का अनुवाद किया, यह महसूस करते हुए कि पहेली आकार लेने लगी थी।
सिंघानिया ने अपना साम्राज्य केवल कड़ी मेहनत और व्यावसायिक चालाकी से नहीं बनाया था। उन्होंने इसे झूठ, रिश्वत और अपनी दादी जैसे लोगों के शोषण पर बनाया था। अगली सुबह अदिति पत्रकार से मिलने के लिए तैयार हुई। बाहर निकलने से पहले उसकी दादी ने उसे रोका। इसे अपने साथ ले जाओ। उन्होंने उसे एक छोटा चांदी का पदक दिया। यह तुम्हारी माँ का था, उसमें भी तुम्हारा साहस था। राधा की कम उम्र में मृत्यु हो गई, लेकिन वह बिना डर के जीती थी। मैं चाहती हूं कि तुम आज यह याद रखो। अदिति ने अपनी दादी को जोर से गले लगाया। उनके शरीर की नाजुकता महसूस की, लेकिन उनकी आत्मा की ताकत भी। मैं जल्द ही वापस आऊंगी दादी, मैं वादा करती हूं। मुझे पता है कि तुम करोगी मेरी बेटी, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि मुझे तुम पर गर्व है। मैं हमेशा से थी, जिस दिन तुम पैदा हुई थी। आशा कैफे शहर के एक शांत कोने में एक मामूली जगह थी। छोटी मेजें, पुरानी तस्वीरों से सजी दीवारें, ताजी बनी कॉफी की सुगंध हवा में तैर रही थी। अदिति तय समय से 10 मिनट पहले पहुंची और कोने में एक मेज चुनी जहां से वह प्रवेश द्वार देख सकती थी। माया शर्मा ठीक समय पर पहुंची। वह 40 के दशक की एक महिला थी, जिसके बाल एक व्यावहारिक बन में बंधे हुए थे और आंखें ऐसी थीं जैसे वे अपने आसपास की हर चीज का विश्लेषण कर रही हों। उसने साधारण लेकिन पेशेवर कपड़े पहने हुए थे और एक पुराना चमड़े का ब्रीफ केस लिए हुए थी। सुश्री शर्मा, वह बिना किसी भूमिका के अदिति के सामने बैठ गई। आने के लिए धन्यवाद। कुछ भी बात करने से पहले मुझे यह जानने की जरूरत है कि आपको क्या हुआ, इसकी जानकारी कैसे मिली। माया हल्की सी मुस्कुराई। मेरे पास स्वर्ण तारा के अंदर एक सूत्र है, कोई ऐसा जिसने उस रात सब कुछ होते हुए देखा और जो सिंघानिया के लोगों के साथ किए गए व्यवहार से बहुत थक चुका है। कौन? मैं उसे उजागर नहीं कर सकती, सूत्रों की सुरक्षा, लेकिन मैं आपको यह बता सकती हूं कि यह पहली बार नहीं है जब राघव सिंघानिया ने कर्मचारियों को इस तरह अपमानित किया है, और यह पहली बार भी नहीं है जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति की जिंदगी तबाह की है जिसने उसे चुनौती देने की हिम्मत की है। माया ने अपना ब्रीफकेस खोला और एक फाइल निकाली। मैं 3 सालों से सिंघानिया समूह की जांच कर रही हूं। मेरे पास गलत तरीके से निकाले गए पूर्व कर्मचारियों, अवैध युक्तियों से बर्बाद हुए प्रतिस्पर्धियों और उनके व्यवसायों के पक्ष में रिश्वत दिए गए सरकारी अधिकारियों के बयान हैं। लेकिन मैं कभी कुछ भी प्रकाशित नहीं कर पाई, क्योंकि हर बार जब मैं बहुत करीब पहुंचती हूं तो कोई मुझे धमकी देता है या मेरे सूत्र गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं? सचमुच नहीं, लेकिन वे अचानक अपना मन बदल देते हैं, शहर बदल देते हैं, तय करते हैं कि वे अब बात नहीं करना चाहते। सिंघानिया की शक्ति बहुत दूर तक पहुंचती है सुश्री शर्मा, आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा दूर। अदिति ने उन दस्तावेजों के बारे में सोचा जो उसकी दादी ने उसे दिए थे, पत्रों, अनुबंधों, दशकों के रहस्यों के बारे में। आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जो किसी और ने नहीं किया है। आपने उसका सार्वजनिक रूप से सामना किया है, और इतना ही नहीं, आपने उसे उसकी अपनी भाषा में सामना किया है। सचमुच यह आपको एक प्रतीक बनाता है, और प्रतीक शक्तिशाली होते हैं। मैं एक प्रतीक नहीं बनना चाहती, मैं बस अपने परिवार की रक्षा करना चाहती हूं। मैं यह समझती हूं, लेकिन कभी कभी अपने परिवार की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका उन लोगों को उजागर करना होता है जो हमें धमकाते हैं। माया आगे झुकी। सुश्री शर्मा, मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रही हूं जो सिंघानिया को तबाह कर सकती है, लेकिन मुझे और सबूत चाहिए, ठोस सबूत जिसे वे झूठला नहीं सकते या खरीद नहीं सकते। क्या आपके पास ऐसा कुछ है? अदिति झिझकी। एक अजनबी पर भरोसा करना जोखिम भरा था, लेकिन सिंघानिया के खिलाफ अकेले जाना आत्महत्या था। मेरे पास दस्तावेज हैं, उसने आखिरकार कहा। दस्तावेज जो मेरी दादी ने दशकों तक संजो कर रखे थे, अनुबंध, पत्र, समझौते जो अवैध गतिविधियों को साबित करते हैं। माया की आंखों में दिलचस्पी से चमक आ गई। किस तरह की गतिविधियां? रिश्वत, कर चोरी, उन लोगों के साथ समझौते जो कानून से बाहर काम करते थे। सब कुछ मेरी दादी द्वारा अनुवादित और प्रलेखित जब वह श्री प्रथम सिंघानिया के लिए काम करती थी। आपकी दादी ने 5 साल तक सिंघानिया के लिए काम किया, और जब श्री प्रथम की मृत्यु हो गई तो राघव ने उसे वह सब कुछ छीन लिया जो कानूनी रूप से उसका था। माया अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई, जानकारी को संसाधित कर रही थी। यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा। कुछ और भी है। अदिति ने गहरी सांस ली। राघव संजीवन अस्पताल खरीदने की योजना बना रहा है। वह उन विभागों को बंद करना चाहता है जो बेसहारा मरीजों का इलाज करते हैं। मेरी दादी का इलाज वहीं चल रहा है। क्या आपके पास इसका सबूत है? मैंने इसे सीधे उसके मुंह से जर्मन में सुना। उसे लगा कि कोई नहीं समझ रहा है। माया ने अपने ब्रीफकेस से एक रिकॉर्डर निकाला।
क्या आप एक रिकॉर्डेड गवाही देने को तैयार होंगी? वह सब कुछ बताने के लिए जो आप जानती हैं, जिसमें आपकी दादी के बारे में भी शामिल है। अदिति ने दादी माँ के बारे में सोचा, उनकी थकी हुई लेकिन गर्वित मुस्कान के बारे में, दशकों की चुप्पी के बारे में जो उन्होंने सहन की थी, आखिरकार न्याय करने के अवसर के बारे में। हाँ, मैं तैयार हूं। अगले 2 घंटों के दौरान अदिति ने बात की, सब कुछ बताया। रेस्टोरेंट में हुई रात, जर्मन में हुए अपमान, सिंघानिया समूह के कार्यालयों में हुई बैठक, ब्लैकमेल, धमकियां, और फिर उसने अपनी दादी की कहानी सुनाई। हर शब्द आत्मा से एक वजन उतारने जैसा था। जब वह समाप्त हुई तो माया ने गंभीर लेकिन आशापूर्ण भाव के साथ रिकॉर्डर रख दिया। यह शुरू करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मुझे वे मूल दस्तावेज देखने की जरूरत है। क्या आप मुझे वे दिलवा सकती हैं? मुझे अपनी दादी से बात करनी होगी। वे उनके हैं, मेरे नहीं। मैं समझती हूं, लेकिन जल्दी करें। सिंघानिया शांत नहीं बैठेंगे। अगर उन्हें पता चलता है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं तो वे हमें रोकने की कोशिश करेंगे। अदिति ने सिर हिलाया, जाने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम बढ़ा पाती, माया ने उसे रोका। एक और बात, सुश्री शर्मा, पिछली रात मुझे एक गुमनाम कॉल आई थी। किसी ने मुझे आगाह किया कि मैं आपसे सावधान रहूं कि आप खतरनाक, अस्थिर हैं, कि जो कुछ भी आप कहेंगी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अदिति का पेट मरोड़ गया। किसने कॉल किया? उसने नाम नहीं बताया, लेकिन मैंने नंबर पहचान लिया। यह रोहन सिंघानिया के निजी मोबाइल से था। तो वह था। रोहन ने ही रेस्टोरेंट वाली रात धमकी भरा मैसेज भेजा था। रोहन उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, इससे पहले कि वह अपना बचाव कर पाती। और फिर भी आपने मुझसे मिलने का फैसला क्यों किया? माया मुस्कुराई। क्योंकि मेरे अनुभव में जब रोहन सिंघानिया जैसा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को उससे मिलने से पहले ही नष्ट करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जिससे वे डरते हैं, और मैं जानना चाहती हूं कि वह क्या है। अदिति आशा और आतंक के मिश्रण के साथ कैफे से बाहर निकली। उसके पास एक सहयोगी था, उसके पास एक योजना थी, लेकिन उसके पास शक्तिशाली दुश्मन भी थे जो उसे चुप कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जैसे ही वह बस स्टॉप की ओर चली, उसके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। यह शेफ अशोक की ओर से था। अदिति, मुझे तुमसे तुरंत मिलना है। मुझे सिंघानिया के बारे में कुछ पता चला है जो तुम्हें जानना चाहिए। यह तुम्हारी दादी के बारे में है। कृपया रात 11 बजे के बाद रेस्टोरेंट आओ जब वह बंद हो। पीछे के दरवाजे से अंदर आना, यह महत्वपूर्ण है। अदिति ने मैसेज 3 बार पढ़ा। अशोक को उसकी दादी के बारे में क्या पता चल सकता था? इतनी तात्कालिकता और गोपनीयता क्यों? कुछ ठीक नहीं था। लेकिन साथ ही अशोक हमेशा उसके साथ दयालु रहा था, हमेशा उसकी रक्षा करता था। वह उस पर भरोसा कर सकती थी। क्या वह किसी पर भरोसा कर सकती थी? जो अदिति नहीं जानती थी वह यह थी कि उसी पल सिंघानिया समूह के कार्यालयों में राघव उस जांच की रिपोर्ट प्राप्त कर रहा था जिसे उसने आदेश दिया था। और उस रिपोर्ट में जो कुछ था वह न केवल यह बताता था कि अदिति शर्मा वास्तव में कौन थी, बल्कि एक रहस्य भी उजागर करता था जो दोनों परिवारों को इस तरह जोड़ता था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक रहस्य जो अगर सामने आया तो केवल प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा कुछ नष्ट कर देगा, वह जिंदगी तबाह कर देगा। घड़ी में रात के 10:40 बज रहे थे जब अदिति स्वर्ण तारा से 2 ब्लॉक दूर बस से उतरी। सड़कें लगभग खाली थीं, शायद ही कुछ लालटेन से जगमगा रही थीं जो गीले फुटपाथ पर लंबी परछाइयां डाल रही थीं। दोपहर में बारिश हुई थी और हवा में अभी भी गीली मिट्टी और डामर की गंध थी। रेस्टोरेंट की ओर उसका हर कदम उसके सीने में बेचैनी बढ़ा रहा था। अशोक का मैसेज उसके आने में दिमागन में घूम रहा था। उसे उसकी दादी के बारे में क्या पता चल सकता था? इतना रहस्य क्यों? बंद होने के बाद चुपके से क्यों मिलना? घर से निकलने से पहले अदिति झिझकी थी। दादी माँ ने उसकी बेचैनी देखी थी। इस समय तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बेटी, अशोक ने मुझसे मिलने के लिए कहा है। वह कहता है कि उसके पास महत्वपूर्ण जानकारी है। शेफ, दादी माँ ने भौहें सिकोड़ी। और वह तुम्हें फोन पर क्यों नहीं बता सकता? मुझे नहीं पता दादी, लेकिन अशोक हमेशा मेरे साथ अच्छा रहा है। मुझे उस पर भरोसा है। दादी माँ ने उन आंखों से उसे देखा था जो शब्दों से परे दिखती थीं। सावधान रहना अदिति, युद्ध के समय में दोस्त भी अनजाने में दुश्मन बन सकते हैं। अदिति ने सावधान रहने का वादा किया था, लेकिन अब रेस्टोरेंट के पीछे के दरवाजे तक जाने वाली गली के सामने खड़ी उसकी दादी के शब्द एक चेतावनी की तरह गूंज रहे थे, जिसे शायद उसे ज्यादा ध्यान से सुनना चाहिए था। गली अंधेरी थी। एकमात्र रोशनी पीछे के दरवाजे के ऊपर एक लैंप से आ रही थी जो रुक रुक कर चमक रहा था, मानो बुझने वाला हो। अदिति धीरे धीरे चली। उसकी इंद्रियां सतर्क थीं, उसका दिल
हर पल और तेज धड़क रहा था। दरवाजा आधा खुला था। अशोक, उसने धीमी आवाज में बुलाया। दरवाजे को सावधानी से धकेलते हुए। रसोई अंधेरे में डूबी हुई थी। स्टेनलेस स्टील की सतहें इमरजेंसी लाइट की हल्की रोशनी में चमक रही थीं, जो हमेशा चालू रहती थी। सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। अशोक, क्या तुम यहां हो? उसके दाहिनी ओर एक आवाज ने उसे तेजी से घुमाया। एक आकृति परछाइयों से निकली, लेकिन वह अशोक नहीं था, वह रोहन सिंघानिया था। अदिति का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया, इससे पहले कि वह अनियंत्रित रूप से धड़कना शुरू कर देता। वह सहज रूप से पीछे हट गई, लेकिन उसके पीछे एक और आकृति दिखाई दी, जिसने बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया। राघव सिंघानिया। शुभ रात्रि, सुश्री शर्मा। राघव की आवाज धीमी, लगभग दयालु थी, जो उसे और भी डरावनी बना रही थी। आपका हमारी निमंत्रण स्वीकार करना कितना दयालुतापूर्ण है। अशोक कहाँ है? अदिति मुश्किल से पूछ पाई। उसकी आवाज शांत रहने की कोशिश के बावजूद कांप रही थी। शेफ, रोहन तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसा। वह अपने घर पर आराम से सो रहा है। उसे नहीं पता कि हमने तुम्हें यहां लाने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल किया। मैसेज शुरू से ही एक जाल था। अदिति को यह महसूस होने पर मतली महसूस हुई कि वह कितनी आसानी से फंस गई थी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? राघव धीरे धीरे उसकी ओर चला। उसके जूते रसोई के फर्श पर हर कदम पर गूंज रहे थे। मैं क्या चाहता हूं? सुश्री शर्मा, वह ये समझना है जो मुझे परेशान कर रहा है जब से मुझे आज दोपहर एक रिपोर्ट मिली है। उसने अपनी अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकाला। देखो, जब मैंने तुम्हें जांच करने का आदेश दिया तो मुझे आम चीजें मिलने की उम्मीद थी। कर्ज, पारिवारिक समस्याएं, शायद कुछ शर्मनाक रहस्य जिसका मैं तुम्हें दबाव डालने के लिए उपयोग कर सकूं, लेकिन मुझे जो मिला वह कहीं ज्यादा दिलचस्प था। उसने लिफाफा खोला और कई दस्तावेज निकाले। क्या आपको पता था कि आपकी मां, राधा शर्मा, ने कई साल पहले मेरे पिता के लिए थोड़े समय के लिए काम किया था? आपके जन्म से पहले। अदिति को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसकी मां के बारे में उसे कभी ज्यादा जानकारी नहीं थी। दादी मां राधा के बारे में शायद ही कभी बात करती थीं, और जब वह ऐसा करती थीं तो इतनी गहरी उदासी के साथ कि अदिति ने पूछना छोड़ दिया। थके, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। बेशक नहीं, क्योंकि तुम्हारी दादी ने इतिहास के उस हिस्से को मिटाने का ध्यान रखा। राघव ने ठंडी मुस्कान दी। तुम्हारी मां खूबसूरत थीं, रिकॉर्ड के अनुसार बुद्धिमान भी। मेरे पिता ने उसे अपनी निजी सहायक के रूप में काम पर रखा था जब वह मुश्किल से 19 साल की थी। दादी मां तब हमारे लिए दस्तावेजों का अनुवाद कर रही थी। मुझे लगता है कि उन्होंने ही अपनी बेटी की सिफारिश की होगी। आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? सच्चाई की ओर, सुश्री शर्मा। उस सच्चाई की ओर जिसे आपकी दादी ने आपसे अपनी पूरी जिंदगी छिपाया है। रोहन उसके पीछे से आया, अदिति के स्वाद के लिए बहुत करीब। वह उसकी सांसें अपनी गर्दन पर, उसकी खतरनाक उपस्थिति महसूस कर सकती थी। मेरे पिता विभिन्न रुचियों वाले व्यक्ति थे, राघव ने जारी रखा। और तुम्हारी मां युवा थीं, कमजोर थीं, दुनिया में अकेली थीं, सिवाय अपनी मां दादी मां के। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि क्या हुआ। आप झूठ बोल रहे हैं। अदिति की आवाज उसकी अपेक्षा से ज्यादा जोर से निकली। मेरी मां एक दुर्घटना में मर गई जब मैं बच्ची थी। यह दादी मां ने तुम्हें बताया था। राघव ने झूठी सहानुभूति से सिर हिलाया। कितना सुविधाजनक। सच्चाई कहीं ज्यादा जटिल है। तुम्हारी मां एक दुर्घटना में नहीं मरी, सुश्री शर्मा। तुम्हारी मां गायब हो गईं। वह एक रात बिना कोई निशान छोड़े चली गईं, तुम्हें दादी मां के साथ छोड़ गईं। और वह क्यों गईं? ठीक है, उसका सीधा संबंध मेरे परिवार से है। अदिति को लगा कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। उसकी मां मरी नहीं थी। दादी मां ने उससे अपनी पूरी जिंदगी झूठ बोला था। मुझे आप पर विश्वास नहीं है, उसने कहा, हालांकि उसकी आवाज अब इतनी निश्चित नहीं लग रही थी। आपको मुझ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे अपनी दादी से पूछ सकती हैं, लेकिन इससे पहले कि आप ऐसा करें, मुझे आपको कुछ और दिखाने की अनुमति दें। उसने लिफाफे से एक तस्वीर निकाली। यह पुरानी थी, समय के साथ पीली पड़ गई थी। उसमें एक युवा, खूबसूरत महिला थी, जिसकी आंखें अदिति ने तुरंत पहचान लीं, क्योंकि वह उन्हें हर दिन शीशे में देखती थी। उसकी मां। लेकिन वह तस्वीर में अकेली नहीं थी। उसके बगल में, अपने कंधों पर हाथ रखे हुए, एक आदमी था जिसे अदिति ने भी पहचाना। श्री प्रथम सिंघानिया, राघव के पिता। आपकी मां और मेरे पिता का एक रिश्ता था, सुश्री शर्मा। एक रिश्ता जो लगभग 2 साल तक चला, और जब वह खत्म हुआ तो मान लीजिए कि परिणाम स्थायी थे। उसके शब्दों का अर्थ अदिति के दिमाग में घुसने में एक पल लगा। जब यह हुआ तो उसे लगा जैसे उसका दिल उसकी छाती से फाड़ दिया गया हो। नहीं,
उसने फुसफुसाया। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। राघव धीरे से हंसा। आनुवंशिकी झूठ नहीं बोलती। तुमने कभी नहीं सोचा कि भाषाओं में तुम्हारी आसानी कहां से आई। दादी मां 9 बोलती हैं, यह सच है, लेकिन मेरे पिता 12 बोलते थे। वह एक भाषाई प्रतिभा थे, एक ऐसा उपहार जो स्पष्ट रूप से तुम्हें उनसे विरासत में मिला। आप झूठ बोल रहे हैं, अदिति चिल्लाई। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। यह सब मुझे हेरफेर करने के लिए झूठ है। झूठ? राघव ने एक और दस्तावेज निकाला। यह एक डीएनए विश्लेषण है जिसे मेरे पिता ने 20 साल से ज्यादा पहले आदेश दिया था। उन्होंने अपनी रक्त की तुलना तुम्हारी मां के साथ की थी जब वह गर्भवती हुई थी। वह कुछ निर्णय लेने से पहले सुनिश्चित होना चाहते थे। उसने कागज अदिति को दिखाया। संख्याएं, प्रतिशत, वैज्ञानिक शब्द जिन्हें वह अपने सदमे की स्थिति में शायद ही संसाधित कर पा रही थी। इस विश्लेषण के अनुसार इस बात की 99% संभावना है कि श्री प्रथम सिंघानिया आपके जैविक पिता थे, सुश्री शर्मा, जिसका मतलब है कि आप और मैं भाई बहन हैं। जो चुप्पी छाई वह पूर्ण थी। अदिति हिल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, सांस भी नहीं ले सकती थी। दुनिया, जैसा कि वह जानती थी, मिनटों में ढह गई थी। बेशक, राघव ने आकस्मिक लहजे में जारी रखा, मेरे पिता ने कभी तुम्हें आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। जब उन्हें गर्भावस्था के बारे में पता चला तो उन्होंने तुम्हारी मां को गायब होने के लिए पैसे की पेशकश की। राधा ने पैसे से इनकार कर दिया, लेकिन तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद वह गायब हो गई। कोई नहीं जानता कि उसे ठीक ठीक क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि वह भाग गई, दूसरे, ठीक है, दूसरों के पास ज्यादा गहरे सिद्धांत हैं। उन्होंने उसे क्या किया? अदिति ने आखिरकार अपनी आवाज पाई, आंसुओं से रूखी। उन्होंने मेरी मां के साथ क्या किया? मैंने उसे कुछ नहीं किया। मैं तब बच्चा था। लेकिन मेरे पिता एक ऐसे आदमी थे जो अपनी विरासत की किसी भी कीमत पर रक्षा करते थे। एक अवैध बच्चा, खासकर एक बेटी, एक घोटाला होता, उसकी सही प्रतिष्ठा पर एक दागड़। रोहन ने पहली बार अपनी उपस्थिति उजागर करने के बाद से बात की। विडंबना यह है कि इन सभी वर्षों में मेरे दादा की अवैध बेटी रेस्टोरेंट में मेज परोस रही है, घरों की सफाई कर रही है, टुकड़ों में जीवित रह रही है, जबकि हमें वह सब कुछ विरासत में मिला है जो तकनीकी रूप से तुम्हारा भी है। चुप रहो, रोहन। राघव ने उसे चेतावनी भरी नजर से देखा। हम यहां विरासत पर चर्चा करने के लिए नहीं हैं, तो हम यहां क्यों हैं? अदिति ने गुस्से में आंसू पोंछते हुए पूछा। मुझे अतीत के रहस्यों से प्रताड़ित करने के लिए, मुझे टूटते हुए देखने के लिए? हम यहां तुम्हें एक सौदा पेश करने के लिए हैं। राघव ने दस्तावेजों को लिफाफे में रख दिया। अब जब तुम सच्चाई जानती हो तो तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, तुम हर चीज के बारे में चुप रहती हो। रेस्टोरेंट में तुमने जो सुना, अस्पताल की योजनाओं के बारे में, इन दस्तावेजों के बारे में। बदले में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी दादी को बिना किसी लागत के सबसे अच्छा चिकित्सा उपचार मिले और तुम्हें मासिक राशि मिलेगी जिससे तुम आराम से जी सकोगी। और दूसरा विकल्प यह है कि तुम न्याय के अपने छोटे से धर्म युद्ध को जारी रखो, पत्रकारों से बात करो, मुझे उजागर करने की कोशिश करो। लेकिन अगर तुम वह रास्ता चुनती हो तो मैं न केवल तुम्हारी और तुम्हारी दादी की जिंदगी तबाह कर दूंगा, बल्कि मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि दुनिया को पता चले कि तुम एक सिंघानिया हो जो केवल पैसे की तलाश में है। मैं तुम्हारी संघर्ष की कहानी को लालच की कहानी में बदल दूंगा, और मेरा विश्वास करो, मेरे पास ऐसा करने के संसाधन हैं। अदिति ने उसे घूर कर देखा। यह आदमी उसका भाई था। वे खून साझा करते थे, वे एक पिता साझा करते थे, लेकिन वे और कुछ भी साझा नहीं करते थे। वह सब कुछ था जिससे वह नफरत करती थी, वह सब कुछ जिसे उसकी दादी ने उसे ठुकराने के लिए सिखाया था। क्यों? उसने धीरे से पूछा। इतनी नफरत क्यों? अगर आप जो कह रहे हैं वह सच है तो हम परिवार हैं। सी में सीखा। पहली बार राघव के चेहरे पर कुछ बदल गया। एक छाया उसके चेहरे पर से गुजरी, कुछ ऐसा जो दर्द या नाराजगी हो सकता था। परिवार? मेरे पिता ने अपने आखिरी साल तुम्हारे प्रति जुनूनी होकर बिताए, अपने वैध बेटों के प्रति नहीं, अपने बनाए साम्राज्य के प्रति नहीं, उस बेटी के प्रति जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। मरने से पहले उन्होंने मुझसे स्वीकार किया कि उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती तुम्हें स्वीकार न करना था, कि तुम उनकी असली वारिस थी, मैं नहीं। उसकी आवाज में कड़वाहट साफ थी। तो मुझसे परिवार की बात मत करो, सुश्री शर्मा। तुमने अनजाने में मेरे पिता का प्यार मुझसे चुरा लिया, और अब तुम मुझसे सब कुछ चुराना चाहती हो। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, अदिति ने दृढ़ता से कहा। मैं बस अपनी दादी के लिए, अपनी मां के लिए, उन सभी लोगों के लिए न्याय चाहती हूं
जिन्हें आपके परिवार ने तबाह कर दिया है, तो तुमने दूसरा विकल्प चुना। राघव ने एक इशारा किया और दो आदमी परछाइयों से निकले, अपने रंग रूप से अंगरक्षक, बड़े, डरावने, अप्रिय कामों के आदि पेशेवरों के खाली भावों के साथ। सुश्री शर्मा को उनके घर तक ले जाओ, सुनिश्चित करो कि वह अपने निर्णयों के परिणामों को समझे। अदिति के सीने में घबराहट बढ़ती महसूस हुई। वे उसके साथ क्या करने जा रहे थे, वे उसकी दादी के साथ क्या करने जा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि अंगरक्षक उसे छू पाते, रसोई के दरवाजे से एक आवाज गूंज उठी, रुको, पुलिस, कोई नहीं हिलेगा। बिजली अचानक चमक उठी, जिससे सभी क्षण भर के लिए अंधे हो गए। अदिति ने पलक झपकाई, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा था। कई अधिकारी अलग अलग दरवाजों से घुस रहे थे, हाथों में हथियार, आदेश चिल्ला रहे थे, और उनके पीछे दबी हुई जीत के भाव के साथ माया शर्मा खड़ी थी। यह सब क्या बकवास है? राघव दहाड़ा, यह श्रीमान सिंघानिया, आपके शासन का अंत है। माया एक माइक्रोफोन हाथ में लिए पास आई। आपने अभी अभी जो कुछ भी कहा वह रिकॉर्ड किया गया था। हर धमकी, हर कबूलनामा, राधा शर्मा के साथ आपके परिवार ने जो किया उसके बारे में हर विवरण, यह अवैध है। आप मेरी सहमति के बिना रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वास्तव में हम कर सकते हैं। जब आपराधिक गतिविधि का संदेह होता है तो अधिकारी निगरानी को अधिकृत कर सकते हैं। और कुछ दस्तावेजों के लिए धन्यवाद जो हमें आज सुबह मिले, हमारे पास संदेह से कहीं ज्यादा था। राघव अदिति की ओर हथियारी नजरों से घूमा। क्या तुम्हें पता था कि यह होने वाला था? नहीं। अदिति ने सिर हिलाया, उतनी ही हैरान थी जितनी वह। मुझे कुछ नहीं पता था। वह सच कह रही है, माया ने बीच में हस्तक्षेप किया। अदिति को ऑपरेशन के बारे में नहीं पता था, लेकिन किसी और को पता था। कोई ऐसा जो न्याय देखने के लिए सालों से इंतजार कर रहा था। अधिकारियों के पीछे से एक आकृति निकली जिसने अदिति का दिल रोक दिया। दादी माँ। उसकी दादी धीरे धीरे अपनी छड़ी के सहारे चल रही थीं, लेकिन उनका सिर ऊंचा था और उनकी आंखें ऐसी शक्ति से चमक रही थीं जो अदिति ने कभी नहीं देखी थी। दादी, कैसे? जब तुम आज रात निकली तो मुझे पता था कि कुछ गलत था, दादी माँ ने साफ और दृढ़ आवाज में कहा। मैंने सुश्री शर्मा को बुलाया, उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया और हमने मिलकर यह सब तैयार किया। वह राघव के पास पहुंची, उसकी आंखों में बिना किसी डर के सीधे देखती रही। 25 साल तक मैं चुप रही। 25 साल तक मैंने अपने पिता के कारण अपनी बेटी को खोने के दर्द को सहा, लेकिन आज रात मैंने वह सब कुछ सुना जो तुमने कहा था, और अब दुनिया भी सुनेगी। राघव सिंघानिया अपनी जिंदगी में पहली बार निशब्द था। अधिकारियों ने उसे हथकड़ी लगाना शुरू कर दिया, जबकि वह वकीलों और मुकदमों के बारे में चिल्ला रहा था। रोहन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसे रोक लिया गया। अदिति अपनी दादी की ओर भागी, उन्हें जोर से गले लगाया। दादी, क्या यह सब सच है जो उन्होंने मेरी माँ के बारे में कहा, श्री प्रथम के बारे में? दादी माँ ने उसे पकड़े रखा, आंसू उनकी झुर्रिदाए हुए गालों पर बह रहे थे। यह सच है मेरी बेटी, सब कुछ सच है, और अब समय आ गया है कि तुम पूरी कहानी जानो। बाहर ज्यादा पुलिस गश्तीकारों के सायरन रात को रोशन कर रहे थे। अंदर 2 महिलाएं गले मिल रही थीं, जबकि दशकों के रहस्य आखिरकार सामने आ रहे थे। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, यह अभी शुरू ही हुई थी। लेकिन पहली बार अदिति को लगा कि वह अकेली नहीं थी, और इससे सारा फर्क पड़ा। केंद्रीय पुलिस स्टेशन एक पुरानी इमारत थी, जिसमें ठंडी कॉफी और पुराने कागजों की गंध आती थी। अदिति अपनी दादी के साथ वेटिंग रूम में बैठी थी। दोनों को किसी दयालु अधिकारी द्वारा पेश की गई चादरों में लपेटा हुआ था। बाहर सुबह का सूरज आकाश को गुलाबी और नारंगी रंगों से रंगना शुरू कर रहा था, लेकिन उन दोनों में से कोई भी सोया नहीं था। माया शर्मा ने पिछले कुछ घंटे बयान देने, सबूत सौंपने और उन वकीलों के साथ समन्वय करने में बिताए थे जो मामले की गंभीरता जानने के बाद आपातकालीन स्थिति में आ गए थे। राघव और रोहन सिंघानिया अलग अलग कोठरियों में थे। उनके वकील पहले से ही उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए जोर शोर से काम कर रहे थे, लेकिन अभी के लिए वे सलाखों के पीछे थे, और इतना ही पर्याप्त था। दादी, अदिति ने आखिरकार घंटों से छाई चुप्पी तोड़ी। मुझे अपनी माँ के बारे में, श्री प्रथम के बारे में, वास्तव में क्या हुआ उसके बारे में सब कुछ जानने की जरूरत है। दादी माँ ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो अपनी आत्मा की गहराई से ताकत बटोर रही हों। जब उन्होंने उन्हें खोला तो उनमें दर्द और राहत का मिश्रण था जो अदिति ने कभी नहीं देखा था। तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी की रोशनी थी, अदिति। राधा शर्मा की वही मुस्कान थी, वही दृढ़ संकल्प था, वही आग तुम्हारे अंदर है। जब मैं उसे देखती थी तो मुझे वह सब कुछ अच्छा दिखता था जो दुनिया पेश कर सकती थी। उसकी आवाज कांप गई, लेकिन उसने जारी रखा।
मैं 3 साल से सिंघानिया के लिए काम कर रही थी जब राधा 19 साल की हुई। उसे नौकरी की जरूरत थी और मैंने सोचा कि अगर वह मेरे साथ काम करेगी तो मैं उसकी रक्षा कर पाऊंगी। मैं कितनी गलत थी। अदिति ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा। उनकी जुर्रिदाए हुए त्वचा के नीचे नाजुक हड्डियों को महसूस किया। श्री प्रथम ने उसे पहले दिन से ही नोटिस कर लिया था। उसे नोटिस न करना असंभव था। राधा में वह क्षमता थी कि वह किसी भी कमरे को रोशन कर सकती थी जहां वह जाती थी। शुरू में मैंने सोचा कि उसका ध्यान सिर्फ एक नियोक्ता की ओर से एक नए कर्मचारी के प्रति दयालुता थी, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह कुछ और था। वह उससे प्यार करती थी। दादी माँ ने गहरी सांस ली। राधा को लगा कि वह उससे प्यार करती है और शायद अपने विकृत तरीके से श्री प्रथम भी उससे प्यार करते थे। लेकिन उस जैसे पुरुषों का प्यार हमेशा शर्तों के साथ आता है, सीमाओं के साथ, रहस्यों के साथ। वह खिड़की की ओर देखते हुए रुक गईं, जहां उगता सूरज सुनहरी रोशनी बिखेरना शुरू कर रहा था। जब राधा को पता चला कि वह गर्भवती है तो श्री प्रथम पूरी तरह से बदल गए। आकर्षक और चौकस आदमी एक ठंडे, गणनात्मक व्यक्ति में बदल गया। उन्होंने उसे पैसे की पेशकश की ताकि वह बच्चे को जन्म न दे। राधा ने मना कर दिया। उन्होंने उसे गायब होने के लिए और पैसे की पेशकश की ताकि वह दूर चली जाए और कभी सिंघानिया परिवार से संपर्क न करे। राधा ने भी उससे इनकार कर दिया। वह क्या चाहती थी? वह चाहती थी कि श्री प्रथम अपनी बेटी को स्वीकार करें, तुम्हें अपना उपनाम दे, अपनी सुरक्षा, दुनिया में तुम्हारी वैध जगह। वह भोली थी, मेरी राधा। उसने सोचा था कि प्यार उस जैसे आदमी के अभिमान और महत्वाकांक्षा पर विजय प्राप्त कर सकता है। आंसू दादी माँ की गालों पर बहने लगे। श्री प्रथम की पत्नी ग्रेसिया, तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद सच्चाई का पता चला। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता चला, लेकिन उसे पता चल गया। और ग्रेसिया एक मजबूत चरित्र वाली महिला थी। उसने श्री प्रथम को एक अल्टीमेटम दिया, या तो राधा हमेशा के लिए उनके जीवन से गायब हो जाए या वह उसे सार्वजनिक रूप से तबाह कर देगी। उसकी प्रतिष्ठा, उसके व्यवसाय, उसने जो कुछ भी बनाया था, सब कुछ बर्बाद कर देगी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बेटी पर, तुम पर, अपने साम्राज्य को चुना। उन्होंने राधा से कहा कि उसे जाना होगा कि वह फिर कभी उससे संपर्क नहीं कर पाएगी, कि वह कभी यह उजागर नहीं कर पाएगी कि उसके बच्चे का पिता कौन था। उन्होंने उसे एक बड़ी राशि की पेशकश की जो दूसरे देश में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए पर्याप्त थी। अदिति को गले में गांठ महसूस हुई। लेकिन आपने कहा था कि उसने पैसे से इनकार कर दिया था। उसने इनकार कर दिया था। राधा में स्वाभिमान था। अदिति, अपने लिए बहुत ज्यादा स्वाभिमान। उसने कहा कि वह ऐसे आदमी से कुछ नहीं चाहती जो अपने ही खून को छोड़ने में सक्षम हो, कि वह बिना सम्मान वाले किसी व्यक्ति से टुकड़े स्वीकार करने के बजाय अपनी बेटी को गरीबी में पालना पसंद करेगी। दादी माँ ने एक विराम लिया। उनकी सांसें और भी मुश्किल हो गईं। उस बातचीत के 1 हफ्ते बाद राधा गायब हो गई। अदिति का दिल रुक गया। गायब हो गई? आपका मतलब क्या है गायब हो गई? बिल्कुल वही। एक रात तुम्हें अपनी पालने में सुलाने के बाद वह अपार्टमेंट से यह कहते हुए निकली कि वह दूध खरीदने जा रही है। वह कभी वापस नहीं आई। आपने उसे ढूंढा? मैंने उसे सालों तक ढूंढा अदिति। मैं पुलिस के पास गई। मैंने अपने पास के थोड़े से पैसे से निजी जासूसों को काम पर रखा। मैंने पूरे शहर में पोस्टर लगाए। किसी को कुछ नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे जमीन उसे निगल गई हो। अदिति को लगा कि उसे सांस नहीं आ रही है। क्या आपको लगता है कि श्री प्रथम का इसमें कुछ लेना देना था? दादी माँ ने जवाब देने में एक पल लिया। लंबे समय तक मैं विश्वास नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं सोचना चाहती थी कि जिस आदमी से मेरी बेटी प्यार करती थी वह ऐसा कुछ करने में सक्षम था। लेकिन सालों के दौरान जैसे जैसे मैंने देखा कि सिंघानिया कैसे किसी को भी तबाह करते थे जो उनके रास्ते में आता था, मुझे संदेह होने लगा। संदेह जो संदेह में बदल गए, संदेह जो निश्चितता में बदल गए। ये सांसा जो मिसा मिला लासा। आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहती थी। दादी माँ ने अदिति का चेहरा अपने हाथों में लिया। अगर तुम्हें सच्चाई पता होती तो तुम सिंघानिया को ढूंढती। तुम जवाब मांगती और वे तुम्हें तबाह कर देते जैसे उन्होंने बाकी सभी को तबाह किया। मैंने तुम्हें यह विश्वास दिलाना पसंद किया कि तुम्हारी माँ एक दुर्घटना में मर गई। कम से कम इस तरह तुम शांति पा सकती थी। शांति? अदिति अचानक खड़ी हो गई। उसकी आवाज में निराशा और दर्द घुल गया। क्या आपको लगता है कि मैं यह मानते हुए शांति से जीती थी कि मेरी माँ मर गई है? क्या आपको लगता है कि उसके बिना हर त्योहार के दिन दर्द नहीं होता था? हर जन्मदिन, मेरी जिंदगी का हर महत्वपूर्ण पल जहां उसे होना चाहिए था? मुझे पता है मेरी बेटी, मुझे पता है और मुझे माफ करना। मुझे तुमसे झूठ बोलने के लिए माफ करना। मुझे और मजबूत और बहादुर न होने के लिए माफ करना।
मुझे हर चीज के लिए माफ करना। अदिति ने अपनी दादी की ओर देखा। इस महिला ने उसे पालने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिसने उसे भविष्य देने के लिए बीमार होने तक काम किया था, जिसने दशकों तक असंभव रहस्यों का बोझ उठाया था, और दर्द के बावजूद, विश्वासघात के बावजूद जो उसे महसूस हो रहा था, वह उससे नफरत नहीं कर सकी। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई, उसके हाथों को फिर से पकड़ लिया। मैं तुम्हें माफ करती हूं दादी, लेकिन मुझे एक और बात जानने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि मेरी माँ अभी भी जीवित है? दादी माँ ने उसे उन आंखों से देखा जो एक ऐसी उम्मीद से भरी हुई थीं जिसे उन्होंने सालों तक छिपा कर रखा था। मुझे नहीं पता अदिति, लेकिन उन्हें कभी कोई शरीर नहीं मिला, कभी कोई सबूत नहीं था कि वह मर चुकी थी। और एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई, क्योंकि मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। क्या बात? 5 साल पहले मुझे एक पत्र मिला था, बिना प्रेषक के, बिना हस्ताक्षर के, बस लिखा था, वह ठीक है, उसे मत ढूंढो। वह फ्रेंच में लिखा था। अदिति की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। फ्रेंच में? फ्रेंच क्यों? राधा फ्रेंच धारा प्रवाह बोलती थी। मैंने उसे बचपन में सिखाया था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें सिखाया। यह हमारी गुप्त भाषा थी, जिसका हम तब इस्तेमाल करते थे जब हम नहीं चाहते थे कि कोई और समझे। क्या आपने पत्र रखा था? वह चमड़े की फाइल में है, बाकी सभी दस्तावेजों के साथ। कमरे का दरवाजा खुला और माया शर्मा अंदर आईं, थकी हुई लेकिन संतुष्ट लग रही थीं। महिलाओं, हमारे पास खबरें हैं। सरकारी वकील ने राघव और रोहन सिंघानिया के खिलाफ औपचारिक आरोप दायर करने का फैसला किया है। जबरदस्ती वसूली, धमकियां और हम राधा शर्मा के गायब होने के साथ संभावित संबंधों की जांच कर रहे हैं। अदिति तुरंत खड़ी हो गई। क्या वे उसकी जांच कर सकते हैं? इतने सालों के बाद कुछ अपराधों के लिए कोई कानूनी सीमा नहीं होती, सुश्री शर्मा। और पिछली रात की रिकॉर्डेड कबूलियों के साथ हमारे पास आपकी मां के मामले को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। दादी मां ने एक दबी हुई सिसकी ली। सचमुच? इतने समय के बाद? सचमुच दादी मां। माया पास आई, बूढ़ी महिला के कंधे पर धीरे से हाथ रखते हुए। लेकिन हमें आपके पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। सभी दस्तावेज, सभी पत्र, आपके पास जो कुछ भी है, मुझे वह मिलेगा। दादी मां ने सिर हिलाया। सब कुछ, हर कागज, हर तस्वीर, हर याद। अगर इससे मेरी राधा को ढूंढने में मदद मिलती है तो मैं बिना किसी झिझक के उसे सौंप दूंगी। माया ने गंभीर भाव के साथ अदिति की ओर देखा। आपको एक और बात जानने की जरूरत है। पूछताछ के दौरान रोहन ने बात करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि वह जानकारी के बदले में सजा में कमी के लिए बातचीत करना चाहता है। किस तरह की जानकारी? वह कहता है कि वह जानता है कि राधा शर्मा के साथ वास्तव में क्या हुआ था। वह कहता है कि उसके दादा श्री प्रथम ने मरने से पहले उसे सच्चाई बताई थी और राघव भी यह जानता है, लेकिन उसने कभी स्वीकार नहीं किया। दुनिया रुक गई। अदिति को लगा कि उसके घुटने कमजोर पड़ रहे हैं। रोहन को मेरी मां के ठिकाने के बारे में पता है। हमें अभी तक यकीन नहीं है। वह बेहतर सौदा पाने के लिए झूठ बोल सकता है, लेकिन सरकारी वकील उससे और गहन पूछताछ करने जा रहे हैं। अगर उसकी बात में कोई सच्चाई है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। अगले कुछ घंटे बयान, हस्ताक्षर, कानूनी प्रक्रियाओं का बवंडर थे जिन्हें अदिति मुश्किल से समझ पा रही थी। दादी मां को रात के तनाव के कारण जांच के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन डॉक्टरों ने पुष्टि की कि वह स्थिर थीं। अस्पताल के गलियारे में खबरों का इंतजार करते हुए अदिति को एक अप्रत्याशित कॉल आई। सुश्री शर्मा, मैं शेफ अशोक परालकर हूं। मुझे अभी अभी पता चला कि पिछली रात क्या हुआ था। क्या आप ठीक हैं? शेफ अशोक। अदिति को एक परिचित आवाज सुनकर राहत महसूस हुई। हाँ, मैं ठीक हूं। वह एक लंबी रात थी। मुझे बताया गया कि उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया। मुझे बहुत अफसोस है। यह आपकी गलती नहीं है। आपको जानने का कोई तरीका नहीं था। लाइन पर एक विराम था। सुश्री शर्मा, मुझे आपसे कुछ कहने की जरूरत है। कुछ ऐसा जो मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं डर गया था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं तुम्हारी मां राधा को जानता था। हम कई साल पहले एक दूसरे रेस्टोरेंट में थोड़े समय के लिए एक साथ काम करते थे, इससे पहले कि वह सिंघानिया के लिए काम करना शुरू करती। अदिति ने लगभग फोन गिरा दिया। आप मेरी मां को जानते थे? हाँ, वह एक असाधारण महिला थी, दयालु, बुद्धिमान, जीवन से भरी हुई। जब मुझे पता चला कि तुम कौन हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार स्वर्ण तारा में देखा, तो मुझे लगभग विश्वास नहीं हुआ। तुम उसकी जैसी दिखती हो। सुश्री शर्मा, बिल्कुल वैसी। आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि राधा ने मुझसे वादा लिया था कि अगर मैं कभी उसकी बेटी से मिलूं तो मैं उसे तब तक कुछ नहीं बताऊंगा जब तक सही समय ना आ जाए। उसने मुझसे कहा था,
जब अदिति मजबूत होगी, जब दुनिया उसे और नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, तो उसे पता चल जाएगा कि समय आ गया है। अदिति का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह उसे अपने कानों में सुन सकती थी। क्या बात? फोन पर नहीं, मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना है। क्या आप कल सुबह रेस्टोरेंट में आ सकती हैं, खुलने से पहले? तुम्हारी माँ ने मेरे लिए तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है, कुछ ऐसा जिसे मैंने 20 साल से ज्यादा समय से संजो कर रखा है। मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ छोड़ा है? हाँ, और मुझे लगता है कि यह उसे ढूंढने की कुंजी है। कॉल समाप्त हो गई। अदिति को जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ गई। उसकी माँ ने उसके लिए क्या छोड़ा था? अशोक इतने लंबे समय तक ऐसा रहस्य कैसे रख सकता था? और राधा ने उस रात उस पर क्यों भरोसा किया था? जबकि दादी माँ अस्पताल के बिस्तर पर धीरे धीरे बजने वाले मॉनिटर से जुड़ी सो रही थीं, अदिति जागती रही, खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर हजारों रोशनी से चमक रहा था। हर एक जीवन, एक कहानी, एक रहस्य का प्रतिनिधित्व कर रहा था। दुनिया में कहीं शायद उसकी माँ अभी भी जीवित थी। शायद वह इतने सालों से छिपी हुई थी, सही समय का इंतजार कर रही थी। या शायद पत्र एक क्रूर मजाक था, यातना देने के लिए डिजाइन की गई एक झूठी उम्मीद। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अदिति सच्चाई का पता लगाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका फोन माया के एक मैसेज के साथ वाइब्रेट हुआ। रोहन ने बात की। वह कहता है कि राधा मरी नहीं। वह कहता है कि श्री प्रथम ने उसे एक नई पहचान के साथ यूरोप भेज दिया। वह कहता है कि एक सुरक्षित जमा पेटी में सबूत हैं, जिसे केवल राघव ही खोल। कल हम एक अदालत का आदेश प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये खत्म नहीं हुआ है अदिति, यह अभी शुरू ही हुआ है। अदिति ने मैसेज 3 बार पढ़ा, शब्दों को अपने दिमाग में उतरने दिया। उसकी माँ जीवित थी, या कम से कम जीवित थी, जब श्री प्रथम ने उसे दूर भेज दिया था। यूरोप, एक नई पहचान, सबूतों वाली एक सुरक्षित जमा पेटी। और अशोक के पास कुछ ऐसा था जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था। कुछ ऐसा जिसे उसने इस पल का इंतजार करते हुए 2 दशकों से ज्यादा समय तक संजो कर रखा था। पहेली के टुकड़े एक साथ आने लगे थे, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली, अधूरी, परछाइयों और रहस्यों से भरी हुई थी। अदिति ने अपनी सोई हुई दादी की ओर देखा। इस महिला ने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिसने उसकी रक्षा के लिए असंभव रहस्यों का बोझ उठाया था। मैं उसे ढूंढ लूंगी दादी, उसने अंधेरे में फुसफुसाया। मैं मां को ढूंढ लूंगी, मैं वादा करती हूं। बाहर रात अपना रास्ता जारी रखे हुए थी, सितारों के अपने आवरण के नीचे सामने आ रहे मानवीय नाटकों से बेपरवाह। लेकिन अदिति के अंदर कुछ स्थायी रूप से बदल गया था। वह अब केवल एक वेट्रेस नहीं थी जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह अपनी मां को ढूंढने वाली बेटी थी, अपनी दादी के बलिदान का सम्मान करने वाली पोती थी। एक महिला जो अपनी सच्चाई का दावा कर रही थी और उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। यहां तक कि अतीत के भूत भी नहीं, जो अभी भी खोजे जाने बाकी थे, क्योंकि सिंघानिया की सुरक्षित जमा पेटी में ऐसे रहस्य इंतजार कर रहे थे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे रहस्य जो न केवल अदिति की जिंदगी बदल देंगे, बल्कि वह सब कुछ बदल देंगे जो वह अपने परिवार, सिंघानिया के बारे में और उस रात के बारे में जानती थी जब राधा शर्मा हमेशा के लिए गायब हो गई थी। सुबह का सूरज अभी उगना शुरू ही हुआ था जब अदिति स्वर्ण तारा पहुंची। रेस्टोरेंट भोर की रोशनी में अलग दिख रहा था, अपनी चमक से रहित, दीवारों में दरारें और सालों की टूट फूट दिखा रहा था। मानो इमारत खुद जानती हो कि उसे अब पूर्णता का नाटक करने की जरूरत नहीं थी। अशोक पीछे के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था, वही जगह जहां कुछ दिन पहले उसका दुःस्वप्न शुरू हुआ था। लेकिन इस बार शेफ के चेहरे पर एक अलग भाव था। यह चिंता या डर नहीं था, यह कुछ ऐसा था जिसे अदिति पूरी तरह से पहचान नहीं पा रही थी। उदासीनता, प्रत्याशा, अपराधबोध। आने के लिए धन्यवाद सुश्री शर्मा। उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा धीमी थी। मुझे पता है कि यहां जो कुछ भी हुआ उसके बाद इस जगह से आपको बुरी यादें आती होंगी। यादें मुझे डराती नहीं हैं शेफ, जो मुझे डराता है वह यह है कि सच्चाई नहीं जानती। अशोक ने धीरे धीरे सिर हिलाया और उसे अंदर ले गया। वे खाली रसोई से गुजरे और पीछे के हिस्से में एक छोटे से कमरे में पहुंचे जिसे अदिति ने कभी नोटिस नहीं किया था। यह शायद ही एक भंडारण अलमारी थी जो धूल भरे बक्सों और पुराने बर्तनों से भरी थी। मैंने यहां 32 साल तक काम किया, अशोक ने बक्से हटाते हुए कहा। सिंघानिया द्वारा इस जगह को खरीदने से बहुत पहले, आपके जन्म से बहुत पहले। वह आटे के बोरों के पीछे छिपे एक जंग लगे धातु के बक्से के सामने रुक गया। जब मैं तुम्हारी मां से मिला था तो मैं सिर्फ एक रसोई सहायक था। राधा कभी कभी दादी मां के साथ आती थी जब वह एक व्यवसाय के लिए अनुवाद करती थी,
जो यहाँ नियमित रूप से रात का खाना खाता था। तुम्हारी माँ असाधारण थी। उसमें वह रोशनी थी जो कुछ लोगों के पास होती है, वह क्षमता जो अपने आसपास सभी को खास महसूस कराती है। क्या आप करीबी थे? हम दोस्त थे, अच्छे दोस्त। राधा के पास दादी माँ के अलावा कोई नहीं था, और मैं, ठीक है, मैं भी दुनिया में अकेला था। हम एक दूसरे को समझते थे। अशोक ने एक छोटी चाबी से धातु का बक्सा खोला जिसे वह अपनी गर्दन पर लटकाए हुए था। अंदर एक कपड़ा में लिपटा हुआ एक पैकेट था जो समय के साथ पीला पड़ गया था। जिस रात राधा गायब हुई उससे पहले वह मुझसे मिलने आई थी। वह डरी हुई थी लेकिन दृढ़ भी। उसने मुझसे कहा कि उसे जाना होगा, कि वह मुझे समझा नहीं सकती कि क्यों, लेकिन उसे मुझसे एक एहसान मांगने की जरूरत थी। अशोक के हाथ कांप रहे थे जब उसने पैकेट खोला। उसने मुझे यह दिया। उसने मुझसे कसम ली कि मैं इसे तब तक रखूंगा जब तक उसकी बेटी इसे प्राप्त करने के लिए तैयार न हो जाए। उसने मुझसे कहा, जब अदिति मजबूत होगी, जब दुनिया उसे और नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, तब उसे पता चलेगा कि समय आ गया है। पैकेट के अंदर 3 वस्तुएं थीं। लाल मोम से मुहर लगा एक पत्र, एक छोटी तस्वीर और एक पासपोर्ट। अदिति ने पहले तस्वीर उठाई। उसमें राधा दिखाई दे रही थी, साफ तौर पर गर्भवती, कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए, अपने पेट पर एक हाथ रखे हुए। तस्वीर के पीछे सुंदर अक्षरों में लिखा था, मेरी अदिति के लिए, जिस दिन मुझे पता चला कि तुम मेरा सबसे बड़ा उपहार होगी। आंसू इससे पहले कि अदिति उन्हें रोक पाती बहने लगे। पासपोर्ट। अशोक ने दस्तावेज की ओर इशारा किया। इसे देखो। अदिति ने कांपते हाथों से इसे खोला। यह एक फ्रेंच पासपोर्ट था, और जो नाम उस पर दिखाई दे रहा था वह राधा शर्मा नहीं था, वह मैगी लोगन था। तुम्हारी मां की एक झूठी पहचान थी, अशोक ने समझाया। उसने इसे गायब होने से महीनों पहले प्राप्त कर लिया था। मुझे लगता है कि वह भागने की योजना बना रही थी, सिंघानिया से दूर एक नई जिंदगी शुरू करने की। लेकिन तब अगर उसने सब कुछ तैयार कर लिया था तो वह मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? वह सुश्री शर्मा, मुझे लगता है कि पत्र बताता है। अदिति ने मुहर लगे लिफाफे को देखा। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह मुश्किल से उसे पकड़ पा रही थी। उसकी पूरी जिंदगी, सभी अनुत्तरित प्रश्न, उसके दिल के सभी खालीपन, शायद जवाब वहीं थे, उस पीले कागज पर पढ़े जाने का इंतजार कर रहे थे। उसने सावधानी से मुहर तोड़ दी, मानो लिफाफा किसी भी पल बिखर सकता हो। अंदर कई पन्ने थे जो उसकी मां की लिखावट में लिखे थे, वही लिखावट जो उसने दादी मां के पास रखे पत्र में देखी थी, राधा की लिखावट। अदिति ने जोर से पढ़ना शुरू किया, अपनी मां के शब्दों को चुप्पी में गूंजते हुए सुनने की जरूरत महसूस कर रही थी। मेरी प्यारी अदिति, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि समय आ गया है। इसका मतलब है कि तुम मजबूत हो, तुम बहादुर हो, तुम वह सब कुछ हो जो मैं हमेशा जानती थी कि तुम बनोगी। इतनी सारी बातें हैं जो मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से कहना चाहती थी, इतने सारे गले लगाना चाहती थी, इतनी सारी रातें मैं वहां तुम्हें सांत्वना देने के लिए रहना चाहती थी जब तुम रोती थी। लेकिन जिंदगी ने मुझे चुनने के लिए मजबूर किया और मैंने अपनी खुशी पर तुम्हारी सुरक्षा को चुना। श्री प्रथम सिंघानिया तुम्हारे पिता हैं। मुझे नहीं पता कि जब तुम इसे पढ़ोगी तो तुम्हें पहले से ही यह पता होगा, लेकिन मुझे जरूरत है कि तुम इसे मेरे दृष्टिकोण से समझो। मैंने उनसे प्यार किया अदिति, मैंने उन्हें अपने पूरे भोली दिल से प्यार किया, और वह अपने विकृत तरीके से भी मुझसे प्यार करते थे। लेकिन उस जैसे पुरुषों का प्यार हमेशा सीमाओं के साथ आता है, और वे सीमाएं शक्ति और पैसा हैं। जब मैं गर्भवती हुई तो श्री प्रथम ने मुझे गायब होने के लिए पैसे की पेशकश की। मैंने मना कर दिया। मैं चाहती थी कि वह तुम्हें स्वीकार करें, तुम्हें तुम्हारी जगह दें। मैं मूर्ख थी यह सोचने के लिए कि उनका प्यार उनकी महत्वाकांक्षा से ज्यादा मजबूत था। फिर उनकी पत्नी ग्रेसिया को सब कुछ पता चला, और वह श्री प्रथम जैसी नहीं थी, वह खतरनाक थी। उसने मुझे सीधे धमकाया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं गायब नहीं हुई तो वह यह सुनिश्चित करेगी कि तुम्हें कुछ बुरा होगा, मेरे बच्चे को, मेरी अदिति को। मैं जोखिम नहीं ले सकती थी, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती थी। तो मैंने एक समझौता किया, मैं चली जाऊंगी, हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। बदले में ग्रेसिया ने वादा किया कि वे तुम्हें कभी नहीं छुएंगे, कि वे तुम्हें तुम्हारी दादी के साथ शांति से रहने देंगे। श्री प्रथम ने समझौता स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। उन्होंने कहा कि तुम उनका खून हो, कि वह अपनी बेटी को किसी विदेशी देश में गरीबी में बढ़ते हुए नहीं देखेंगे। यह मेरी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था अदिति। तुम्हें छोड़ना ऐसा था जैसे मेरे सीने से मेरा दिल निकाल लिया गया हो, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करती थी।
मैंने तुम्हें दादी माँ के पास छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था कि वह तुम्हें प्यार से, मूल्यों के साथ, उस ताकत के साथ पालेगी जो मैं सीधे तुम्हें नहीं दे सकती थी। मैं फ्रांस चली गई, एक नई पहचान ली, एक नई जिंदगी बनाई, लेकिन मैंने कभी एक भी दिन तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ा। मैंने कभी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा। मैंने कभी उस पल का सपना देखना नहीं छोड़ा जब मैं तुम्हें फिर से देख सकूंगी। सालों पहले जब मुझे पता चला कि श्री प्रथम की मृत्यु हो गई थी तो मैंने वापस आने के बारे में सोचा, लेकिन राघव पहले से ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा था और वह अपने पिता से भी बदतर था, ज्यादा क्रूर, ज्यादा निर्दयी। मुझे डर था कि अगर मैं प्रकट हुई तो वह तुम्हें क्या कर सकता है। तो मैंने इंतजार किया। मैंने तुम्हारे मजबूत होने का इंतजार किया ताकि तुम उनका सामना कर सको। मैंने दुनिया के देखने का इंतजार किया कि तुम वास्तव में कौन हो, और अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि वह समय आ गया है। अदिति, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरे अस्तित्व का कारण, मैं जीवित हूं। मैं इन सभी सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, और अगर तुम मुझे ढूंढना चाहती हो, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो, अगर तुम मुझे छोड़ने के लिए माफ कर सकती हो, तो पेरिस में एक जगह है, मोंटमार्ट्रे में एक छोटा सा कैफे जिसे ले रेफ्यूज डे साम कहा जाता है। मैं 20 सालों से हर रविवार की सुबह वहां जाती हूं। मैं हमेशा वही चीज ऑर्डर करती हूं, दूध वाली कॉफी और एक क्रोइसैन। मैं हमेशा खिड़की के पास उसी में जाती हूं, पर बैठती हूं और हमेशा दरवाजे की ओर देखती हूं। उस दिन का इंतजार करती हूं जब मेरी बेटी उससे अंदर आएगी। मैं तुमसे प्यार करती हूं अदिति। मैंने तुमसे उस पल से प्यार किया जब मुझे पता चला कि तुम अस्तित्व में हो। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करती रहूंगी। तुम्हारी मां, राधा। अदिति ने पढ़ना समाप्त किया और जो चुप्पी छाई वह पूर्ण थी। आंसू उसके चेहरे पर अनियंत्रित रूप से बह रहे थे, कागज पर गिर रहे थे, उन शब्दों के साथ मिल रहे थे जिन्होंने पढ़े जाने के लिए 2 दशकों से ज्यादा इंतजार किया था। अशोक भी बिना किसी शर्म के रो रहा था, उसे छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह जीवित है, अदिति ने फुसफुसाया। मेरी मां जीवित है, वह हमेशा थी। सुश्री शर्मा आपका इंतजार कर रही थी, दूर से प्यार कर रही थी। अदिति ने पत्र को अपने सीने से लगाया, ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसकी मां की बाहें समय और दूरी के माध्यम से उसे घेर रही हों। उसी पल उसका फोन बजा। यह माया थी। अदिति, हमें अदालत का आदेश मिल गया है। उन्होंने सिंघानिया की सुरक्षित जमा पेटी खोली और हमें कुछ ऐसा मिला जो तुम्हें तुरंत देखने की जरूरत है। तुम्हारी मां के बारे में कुछ ऐसा जिसे राघव ने सालों तक छिपाया था। अदिति ने अशोक की ओर देखा, फिर पत्र की ओर, फिर मैगी लोगन नाम वाले पासपोर्ट की ओर। मैं वहां जा रही हूं क्योंकि उसकी मां के पत्र ने कई सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन उस सुरक्षित जमा पेटी में जो इंतजार कर रहा था वह यह उजागर करेगा कि राधा शर्मा की कहानी किसी की कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल थी और अदिति की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। सिंघानिया की सुरक्षित जमा पेटी में दशकों के रहस्य थे, रिश्वत के दस्तावेज, अवैध अनुबंध, काले धंधों के सबूत जो किसी भी व्यावसायिक साम्राज्य को हिला देंगे। लेकिन उस पल अदिति के लिए इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था। जो मायने रखता था वह एक मनीला लिफाफा था जिस पर उसका नाम उस लिखावट में लिखा था जिसे वह अब कहीं भी पहचान लेगी। उसकी मां की लिखावट। माया ने उसे सावधानी से हाथों से सौंप दिया। राघव ने इसे सालों पहले यहां रखा था। जाहिर है राधा ने श्री प्रथम को यह पत्र उनके मरने से ठीक पहले भेजा था, उनसे यह अपनी बेटी को सौंपने के लिए कहा था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया और राघव ने इसे अपने परिवार के बाकी सभी रहस्यों के साथ दफना देने का फैसला किया। अदिति ने लिफाफा खोला। अंदर एक ही पन्ना और एक हाल की तस्वीर थी। तस्वीर में एक महिला थी जिसके बाल सफेद हो गए थे, चमकदार आंखें और एक मुस्कान जो बिल्कुल उसकी जैसी थी। राधा, उसकी मां, जीवित, वास्तविक, उसका इंतजार कर रही थी। पत्र छोटा था। मेरी अदिति, अगर तुम कभी यह पढ़ो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि मैंने कभी तुम्हारे लिए लड़ना नहीं छोड़ा। हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने तुम्हारे पिता को पत्र भेजे थे, उनसे तुम्हें सौंपने के लिए कहा था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूं। मैं हमेशा इंतजार करती रहूंगी। ले रेफ्यूज डे साम में हर रविवार जब तक मेरा दिल धड़कना बंद न कर दे। मैं तुमसे प्यार करती हूं मां। अदिति ने माया की ओर देखा, फिर अशोक की ओर जो उसके साथ आया था, और आखिरकार उसने एक फैसला किया जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। मुझे पेरिस जाना है। उड़ान घंटों चली जो अनंत काल जैसी लगी। दादी माँ अपनी स्वास्थ्य स्थिति के कारण यात्रा नहीं कर पाईं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि अदिति जाए। जाओ मेरी बेटी, उन्होंने अस्पताल में कहा था, अपने हाथों को जोर से पकड़े हुए।
जाओ मेरी राधा को ढूंढो, उसे बताओ कि मैं उसे माफ करती हूं, उसे बताओ कि मैंने कभी उससे प्यार करना नहीं छोड़ा, और उसे घर वापस लाओ। माया ने सब कुछ संभाला, टिकट, होटल, फ्रांस में संपर्क, जो कुछ गलत होने पर मदद करेंगे। सिंघानिया के बारे में रिपोर्ट इंतजार कर सकती थी। यह ज्यादा महत्वपूर्ण था। जब अदिति मोंटमार्ट्रे पहुंची तो रविवार का दिन था। पत्थर की सड़कें वसंत के सूरज में चमक रही थीं। कलाकार कोनों में पेंटिंग कर रहे थे। संगीतकार ऐसी धुनें बजा रहे थे जो वादों की तरह हवा में तैर रही थीं। और वहीं एक संकरी गली में उसकी मां ने जिस कैफे का जिक्र किया था वह था ले रेफ्यूज डे साम, आत्माओं का आश्रय। अदिति दरवाजे के सामने रुक गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसके आसपास के सभी लोग उसे सुन सकते हैं। और अगर उसकी मां वहां नहीं थी, और अगर वह जाना बंद कर चुकी थी, और अगर इतने सालों के बाद वह अब और नहीं ढूंढी जाना चाहती थी। लेकिन तब उसे दादी मां के शब्द याद आए, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह इसके बावजूद कार्य करना है। उसने दरवाजा धकेला और अंदर गई। कैफे छोटा, आरामदायक था। पुरानी तस्वीरों से ढकी दीवारें और ताजी बनी कॉफी की सुगंध हर कोने में भरी हुई थी। उस शुरुआती घंटे में कुछ ही लोग थे। एक कोने में एक युवा जोड़ा, एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था, और खिड़की के पास दो के लिए एक मेज पर एक सफेद बालों वाली महिला सड़क की ओर देख रही थी, किसी ऐसे व्यक्ति के भाव के साथ जिसने पूरी जिंदगी इंतजार किया हो। अदिति हिल नहीं सकती थी, सांस नहीं ले सकती थी। उस महिला को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, जो उसकी मां थी, जिसने उसकी रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिसने इस पल का इंतजार करते हुए 2 दशकों से ज्यादा बिताए थे। फिर राधा ने अपना सिर घुमाया, उनकी आंखें मिलीं और दुनिया रुक गई। राधा ने अपने सीने पर हाथ रखा, मानो उसका दिल बाहर निकलने वाला हो। उसके होंठ कांप रहे थे, एक शब्द बना रहे थे जो नहीं निकल पाया। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। जैसे ही वह धीरे धीरे खड़ी हुई, अपनी नजर अदिति से नहीं हटाई। अदिति, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। मेरी अदिति। मां। वह अकेला शब्द उन दशकों के दर्द, अनुपस्थिति, अनकहे प्यार के बांध को तोड़ गया। राधा अपनी बेटी की ओर दौड़ी और उसे एक ऐसे आलिंगन में लपेट लिया जो सभी खोए हुए आलिंगनों, सभी शुभरात्रि चुंबनों, सभी आंसुओं को वापस पाना चाहता था जिन्हें वह पहुंच नहीं पाई थी। मेरा बच्चा, राधा सिसक रही थी। मेरी खूबसूरत बेटी, तुम आखिरकार आ गई, तुम आ गई। अदिति भी रो रही थी, अपनी मां से ऐसे चिपकी हुई थी मानो उसे डर हो कि वह फिर से गायब हो जाएगी। मैंने तुम्हें ढूंढा मां, मैंने तुम्हें ढूंढा। वे घंटों तक गले मिले रहे, जबकि कैफे के अन्य ग्राहक प्रभावित होकर देख रहे थे। जो कुछ वे देख रहे थे उसे पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन पल की भव्यता को महसूस कर रहे थे। जब वे आखिरकार अलग हुए तो राधा ने अदिति का चेहरा अपने हाथों में लिया, हर विवरण का अध्ययन करते हुए मानो वह हर रेखा, हर अभिव्यक्ति को याद रखना चाहती हो। तुम खूबसूरत हो, उसने फुसफुसाया। जितना मैंने कभी कल्पना की थी उससे ज्यादा खूबसूरत। और वे आंखें, तुम्हारी आंखें मेरी जैसी हैं, और तुम्हारी मुस्कान दादी माँ जैसी है। मेरी माँ कैसी है? वह तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वह बीमार हैं, लेकिन वह लड़ रही हैं। वह तुम्हें देखना चाहती हैं माँ। वह चाहती हैं कि तुम घर वापस आओ। राधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नए आंसू बह रहे थे। क्या वह मुझे माफ कर सकती हैं? मुझे छोड़ने के बाद उन्होंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया है। वह बस तुम्हें एक बार और गले लगाना चाहती हैं। वे खिड़की के पास मेज पर एक साथ बैठ गए, वही मेज जहां राधा 20 सालों से इंतजार कर रही थी। और उन्होंने बात की, घंटों तक बात की, कहानियां साझा की, खलीपन भर दिया। उस समय की खाई पर पुल बनाए जिसने उन्हें अलग कर दिया था। राधा ने पेरिस में अपनी जिंदगी के बारे में बताया, कैसे उसने दादी माँ ने उसे सिखाई गई भाषाओं का उपयोग करके अनुवादक के रूप में काम किया था, कैसे उसने एक छोटा लेकिन गरिमापूर्ण जीवन बनाया था, कैसे हर रविवार वह इस कैफे में अपनी बेटी को उस दरवाजे से अंदर आते देखने की उम्मीद में आती थी। अदिति ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, दादी माँ ने उसे अटूट प्यार से कैसे पाला था, अपनी दादी को सुनकर 7 भाषाएं कैसे सीखी थीं, वेट्रेस के रूप में काम करना, अपमानित होना और आखिरकार अपनी आवाज ढूंढना। तुमने जर्मन में जवाब दिया था। राधा आंसुओं के बीच हंसी जब अदिति ने कहानी सुनाई। बेशक तुमने किया था। तुम मेरी बेटी हो और दादी माँ की पोती हो, 2 सबसे मजबूत महिलाएं जिन्हें मैं जानती हूं। जब सूरज पेरिस पर अस्त होने लगा, आकाश को सुनहरे और गुलाबी रंगों से रंग रहा था, तो राधा ने अदिति के हाथों को पकड़ा। और अब क्या? अब तुम मेरे साथ घर आ रही हो। दादी को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब छिपने के लिए कोई नहीं है। खरक है आपको एफेस्टीन्स। माँ, सिंघानिया खत्म हो चुके हैं।
राघव और रोहन ने जो कुछ भी किया उसके लिए न्याय का सामना करेंगे, और तुम अपनी जिंदगी वापस पाने के लायक हो। राधा ने खिड़की से शहर की सड़कों की ओर देखा, जो इतने लंबे समय तक उसका आश्रय रही थी। मैंने 20 साल से ज्यादा भागते हुए बिताए हैं अदिति, छिपते हुए, आधा जीवन जीते हुए, क्योंकि मेरे दिल का दूसरा आधा हिस्सा तुम्हारे साथ था। क्या मैं सचमुच वापस आ सकती हूँ? क्या मैं सचमुच फिर से शुरू कर सकती हूँ? फिर से शुरू नहीं माँ, जारी रखना, वहीं से जारी रखना जहां हमें अन्यायपूर्ण तरीके से अलग किया गया था, एक परिवार के रूप में जारी रहना। हफ्तों बाद शहर के हवाई अड्डे पर दादी माँ एक व्हील चेयर में माया, अशोक और उस मेडिकल टीम से घिरी हुई इंतजार कर रही थी जिसने उनके साथ आने पर जोर दिया था। जब अंतर्राष्ट्रीय आगमन के दरवाजे खुले और अदिति एक सफेद बालों वाली महिला का हाथ पकड़े हुए दिखाई दी, तो दादी माँ के मुंह से जो चीख निकली वह शुद्ध जानवर जैसी थी, एक माँ की अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने की आवाज। राधा उनकी ओर दौड़ी, व्हीलचेयर के सामने घुटनों के बल बैठ गई, अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए माफ कर दो, मुझे हर चीज के लिए माफ कर दो। दादी माँ ने उसे अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत से, लेकिन दशकों से संजोए हुए पूरे प्यार के साथ गले लगाया। माफ करने के लिए कुछ भी नहीं है मेरी बेटी, तुम यहां हो, तुम जीवित हो, बस यही मायने रखता है। अदिति आंसू उसकी गालों पर बहते हुए दृश्य को देख रही थी। 3 पीढ़ियों की शर्मा महिलाएं आखिरकार एक साथ, 3 महिलाएं जिन्होंने असंभव नुकसान, भयानक अन्याय और क्रूर अलगाव को सहा था, लेकिन जिन्होंने कभी भी एक दूसरे से प्यार करना नहीं छोड़ा था। माया ने हफ्तों बाद अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। सिंघानिया और उनके पतन की कहानी महीनों तक राष्ट्रीय खबरों में रही। राघव और रोहन को कई आरोपों में दोषी ठहराया गया। उन्होंने न केवल अपनी स्वतंत्रता खोई, बल्कि वह पूरा साम्राज्य भी खो दिया जिसे उन्होंने झूठ और क्रूरता पर बनाया था। संजीवन अस्पताल को एक नैतिक निवेशकों के गठबंधन के लिए धन्यवाद बचाया गया, जिसे माया ने इकट्ठा करने में मदद की थी। दादी माँ अपनी बेटी और पोती से घिरी हुई बिना किसी चिंता के अपना इलाज जारी रख सकीं। अदिति को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद एजेंसियों, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और मानवीय संगठनों से नौकरी के प्रस्ताव मिले, जो भाषाओं के साथ उसके उपहार का लाभ उठाना चाहते थे। लेकिन उसने कुछ अलग चुना। उसने बिना संसाधनों वाले युवाओं के लिए एक मुफ्त भाषा स्कूल की स्थापना की, उसी तरह से पढ़ाते हुए जैसे दादी माँ ने उसे सिखाया था, धैर्य से, प्यार से, इस निश्चितता के साथ कि ज्ञान अन्याय के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है। उसने इसका नाम राधा दादी माँ शिक्षा केंद्र रखा। एक वसंत की शाम अदिति अपने नए घर के बगीचे में बैठी थी, अपनी माँ और दादी को एक पेड़ की छाया के नीचे बातचीत करते हुए देख रही थी। दादी माँ कुछ ऐसा सुनकर हंस रही थी जो राधा कह रही थी, एक ऐसी आवाज जिसे अदिति ने सोचा था कि वह कभी नहीं सुनेगी। राधा ने उसकी नजर देखी और उसे मुस्कुराई, उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए, यहां आओ मेरी बेटी, हमारे साथ बैठो। अदिति उनके साथ जुड़ गई। दुनिया में जिन 2 महिलाओं से वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उनके बीच घास पर बैठ गई। क्या आप जानते हैं कि मैंने इस सब से क्या सीखा? उसने धीरे से कहा। क्या मेरे प्यार? दादी माँ ने पूछा। कि सबसे महत्वपूर्ण भाषा न तो जर्मन है, न फ्रेंच, नहीं उन 7 में से कोई भी जो मैं बोलती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण भाषा प्यार है, और वह मैंने आपसे सीखा है। राधा और दादी माँ ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थीं। और तुम इसे पूरी तरह से बोलती हो मेरी बेटी। राधा ने उसके माथे पर चूमा। तुम इसे पूरी तरह से बोलती हो, आरा गया फारा, और तुम इसे पूरी तरह से बोलती हो। सूरज शहर पर अस्त हो रहा था। आकाश को उन्हीं सुनहरे और गुलाबी रंगों से रंग रहा था जो अदिति ने पेरिस में उस दिन देखे थे जब उसने अपनी माँ को ढूंढा था। लेकिन अब उन रंगों का एक अलग अर्थ था। वे अब एक दिन का अंत नहीं थे, वे एक नई जिंदगी की शुरुआत थे। एक ऐसी जिंदगी जहां दुनिया ने जिन 3 महिलाओं को अलग करने की कोशिश की थी, वे आखिरकार एक साथ थीं। एक ऐसी जिंदगी जहां सच्चाई ने झूठ पर विजय प्राप्त की थी। एक ऐसी जिंदगी जहां प्यार ने शक्ति को हरा दिया था। और अदिति जानती थी, पूरी निश्चितता के साथ, कि वह सबसे अच्छा अंत था जिसकी उसने कभी कल्पना की होगी। क्योंकि यह वास्तव में अंत नहीं था, यह वह सब कुछ की शुरुआत थी जो हमेशा होना चाहिए था।